वेरी गुड, हो गया। तो बेटा यहां पर कह रहे पहले क्वेश्चन में तो कह रहे थे तीन फ्रीक्वेंसीज है 400, 401 और 402। बीट फ्रीक्वेंसी कहती है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, और डिफरेंस किस में से लेते हैं? तीन होते तो बीच वाले से कोने वाले का, दो होते तो सिंपल डिफरेंस, और दो होते तो बीच वाले से कोने वाले का डिफरेंस, बीच वाले से कोने वाले का डिफरेंस। फिजिक्स गलत है लेकिन तरीका नीट के हिसाब से, नीट फिजिक्स के हिसाब से बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसके बाद बेटा मेरे को कह रहे हैं कि अगले क्वेश्चन में ना दो पल्सेस आ रही हैं और 2 सेकंड बाद, अगर आप 2 सेकंड बाद कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम से, तो बेटा ये 4 आगे आ जाएगी, 4 इधर, दोनों क्रेस्ट और ट्रफ मिल जाएंगे। तो बेटा एक ऊपर ले जाना चाह रहे दूसरा नीचे, तो बेटा रस्सी कैसी हो जाएगी? सीधी। कैसी हो जाएगी? सीधी। इसका मतलब सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में? काइनेटिक की फॉर्म में। अगर मान लो पूछता है कि सारी सारी एनर्जी किस फॉर्म में इस टाइम? सीधी हो गई, खिंचाव नहीं रह गया, काइनेटिक की फॉर्म में आ गई। मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि दोनों आके मिल रही हैं, अब जब दोनों मिलेंगी तो क्रेस्ट क्रेस्ट से मिल जाएगा बड़ा क्रेस्ट। अब क्या हो गया? सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में आ जाएगी? पोटेंशियल की फॉर्म में। बेटा मेरी बात सुन लो ध्यान से, अगर दो रस्सी मिलती हैं, अगर ये दो क्रेस्ट और क्रेस्ट मिलते हैं, तो जब बनेगा बड़ा क्रेस्ट, यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में आ जाती है? पोटेंशियल की फॉर्म में। कैसे? बेटा देखो, एक जो पल्स इधर जाना चाह रही है वो कहेगी तू ऊपर आ, और जो एक पल्स इधर जाना चाह रही है वो कहेगी तू नीचे आ, वेलोसिटीज कैंसिल हो जाएंगी। एक नीचे लेके जाना चाह रही, दूसरी ऊपर, वेलोसिटीज कैंसिल हो जाएंगी, और सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में आ जाएगी? पोटेंशियल की फॉर्म में। तो अगर कोई कहेगा दो क्रेस्ट मिलते तो क्या बनेगा? बड़ा क्रेस्ट, और सारी की सारी एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल। और क्रेस्ट ट्रफ मिलते तो क्या बन जाएगी? सीधी रस्सी, और सारी की सारी एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक। क्या ये बात याद रहेगी? याद रहेगी? अरे हाँ ना तो बोलो यार। हाँ, इसके बाद कह रहे हैं जो बीट्स बन रही हैं ना वो ओए से रिप्रेजेंटेड हैं। बेटा कह रहे हैं दो ट्यूनिंग फोर्स से पी और क्यू, पहले बीट्स बन रही हैं ऐसे, 1 सेकंड में जो बीट बनती है उसको हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। पहले बन रही थी 3, बाद में बन रही है 2। 2 कब बन रही हैं? जब क्यू पे वैक्स डाल दिया, जब क्यू पे बीट फ्रीक्वेंसी कम हो गई, पहले 3 बन रही थी बाद में 2 बन रही। कह दो आ गया समझ में यार? पहले 3 बन रही थी बाद में 2 बन रही है। तो बेटा पहले 3 बन रही थी बीट फ्रीक्वेंसी, तो आंसर क्या होगा? पी वाले की 340 बनाई, तो 344 या 338। लेकिन बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है वैक्स डालने से, तो पहले ज्यादा रही होगी, है ना, तेज वाइब्रेट हो रहा होगा, और जब वैक्स डालना इनर्शिया बढ़ा दी, इनर्शिया बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी कम कर दी, फ्रीक्वेंसी कम कर दी और डिफरेंस कम हो रहा है। तो पहले क्या रहा होगा? 3 ज्यादा, पहले क्या रहा होगा? 3 ज्यादा। इसके बाद एन एम्प्टी बॉक्स ऑफ मास m is found to accelerate up, is found to accelerate up at the rate of g by 6 when placed deep inside water. How much sand should be put inside the box? How much sand should be put inside box so that it may accelerate down at the rate of g by 6? बेटा पहले g by 6 से ऊपर आ रहा है, बाद में, पहले g by 6 से ऊपर आ रहा है, बाद में g by 6 से नीचे जा रहा है। तो बताना कितनी सैंड हमने उसमें डाली है। बेटा देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, अगर पहले g बाय 6 से ऊपर आ रहा है, बेटा देखो एक डब्बा है, उस पर बॉइंट फोर्स लग रहा होगा, ऊपर आने का मतलब क्या है? बॉइंट फोर्स लग रहा होगा तभी ऊपर आ रहा होगा। और बाद में हमने क्या कर दिया? उसमें रेता भर दिया डब्बे में। अब क्या होगा? mg जो हो गया वो बढ़ गया, बॉइंट फोर्स तो वही है, रो वीजी डिब्बे के अंदर है, वॉल्यूम तो वही है, वॉल्यूम तो बदली नहीं। तो कोई पूछेगा इस प्रोसेस में, मान लो क्वेश्चन ये ना होता, क्वेश्चन ये होता बताओ बॉइंट फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हमने डिब्बे में सैंड को भर दिया? अबे ढक्कन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क जो बॉइंट फोर्स आता है वो क्या होता है? रोहो वीजी। रोहो किसकी डेंसिटी है? लिक्विड की। वी वॉल्यूम किसकी है? बॉडी की। क्या डिब्बे की वॉल्यूम बदल गई अगर आपने उसमें सैंड भर दी? नहीं। तो रो वीजी बॉइंट फोर्स में कोई बदलाव नहीं आने वाला। क्या ये बात समझ में आ गई है? बॉइंट फोर्स क्या होता है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। बॉइंट फोर्स क्या होता है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। क्या ये बात समझ में आ गई है? यस। अरे तरुण चौहान क्लास के बाद मिले तुरंत। इसके बाद बेटा यहां पर कह रहे हैं, अरे भाई तुम टेंशन ना लेना, कोई खास बात नहीं करनी। वो रोना पहले चालू कर देते हैं बच्चे आजकल के यार। ये रो वीजी ऊपर आ रहा है, मेरे को नहीं मिलना तुमसे भाई, पता लगे बाद में मेरे को भाई परेशान करता है कि सर मैं तो पढ़ ही नहीं पाया क्लास में, तुमने कह दिया मिलना। रो वीजी माइनस एम जी, रो वीजी माइनस,
ये रो वी जी ऊपर को है, एम जी नीचे को, जी बाय 6 से ऊपर जा रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, एम ए। नेट फोर्स क्या होगा, एम ए। तो रो वी जी माइनस एम जी बराबर एम जी बाय 6। तो क्या यहां से आपके पास बॉइंट फोर्स आ गया? बेटा नीट का क्वेश्चन ज्यादातर इतना बड़ा होता है, आपसे पूछेगा बॉइंट फोर्स कितना, कितने लोग यहां तक पहुंच जाएंगे। हाँ, अगला जो पार्ट है, ये मैंने ज्यादातर जो पूरा का पूरा पेपर है मेंस के पेपर से बनाया है। इसमें मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चन मेंस के हैं, मोर देन 50%, है ना। तो अच्छा, ये मेरे को परेशान ना करे कि मैं जो कर रहा हूं मैं बहुत सोच समझ के चल रहा हूं। मैंने क्वेश्चन इररिलेवेंट नहीं डाले, मैंने ऐसा नहीं कि उनके मैंने सबसे भयानक क्वेश्चन डाल दिए, मेरे को बहुत सारे पेपर्स यूज करने पड़े जब मेंस का बनाना था तो। और ऐसा ना सोचे कि पेपर आपके लेवल का नहीं, मैं हर चीज जो चीज दे रहा हूं मैंने 3-4 घंटे लगाए पेपर बनाने में, इतना टाइम नहीं लगता पेपर बनाने में। रोहो वी जी आ गया 7/6 एम जी। कितना आ गया, 7/6 एम जी। बेटा ये क्वेश्चन पता है मैंने क्यों दिया, क्योंकि ना मेंस में कई बार पूछ लिया उन्होंने ये वाला क्वेश्चन। कई बार पूछने का मतलब बिल्कुल साफ वो बता दे रहा है एग्जामिनर कि भैया अब जब बहुत बार आ जाता है ना मेंस में, तो उसके बाद ये चीजें रिपीट होती है नीट में। ये क्वेश्चन बेटा ना ना पाप लगेगा, बहुत बार दे दिया मेंस वालों ने। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट क्या कह रहे, इसमें रेता भर दी कैपिटल एम मास का, ठीक है भैया। अब एम तो स्मॉल एम तो था ही, मान लो कैपिटल एम और डाल दी, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी, ये नीचे को हो जाएगा माइनस रो वी जी। अब बेटा अब नीचे जा रहा है किससे, जी बाय 6 से, बराबर एम जी बाय 6। अब बेटा मेरे को बताना क्या है, मेरे को बताना तो खाली ये है ना कि कैपिटल एम कितना है, ऐड कर दो, रो वी जी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम प्लस एम जी माइनस एम जी, तो ये तो एम जी हो गया। यार ऐसा लग रहा है कि गलत कर रहा हूं कुछ। अरे यहां पे m प्लस एम ए है, बता नहीं रही, बैठी हुई है m प्लस एम ए जी। अब सही है, कोई गड़बड़ तो नहीं छोड़ दी। अब ऐड करो, ये कट जाएगा, रोवी जी कट जा रहा है, उधर के आ गया एम जी, और इधर के आ गया बेटा कैपिटल एम जी बाय 6, एम जी बाय 6, 2mg/6, mg/3। यार ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है यार, ये तो मैच ही नहीं कर रहा कहीं पे। एक सेकेंड, एन एम्प्टी बॉक्स ऑफ मास m is found to accelerate up at the rate of g/6 when placed deep inside water. Rho vg minus mg is equals to mg/6। सही है। How much sand should be put inside the box so that it may accelerate down at the rate of g/6? कैपिटल एम मास डाला, कैपिटल एम जी प्लस एम जी माइनस रो वी जी, सही तो लग रहा है यार, सो दैट इट में एक्सेलरेट डाउन विद दिस, नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का फोर्स। कोई गलती ढूंढ पा रहा है कोई? सही है, ऐड करने में गलती कर रहा हूं, ऐड करने में गलती कर रहा हूं। रो वी जी तो कट जाएगा ऐड करने में, ये बात सही है, स्मॉल एम जी भी कट जा रहा है, कैपिटल एम जी तो आ रहा है इधर, ओ इधर कैपिटल एम जी आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, अरे यार यहां पे mg/6 और mg/6, mg/3 आ रहा है, और साथ में कैपिटल mg/6 आ रहा है। कोई बता नहीं रहा है कि सर ये छोड़ दे रहे हो, 6 ये काटा, 3 2 जा 6, 6m माइनस m, 5m इक्वल टू 2m, तो क्या आ जाएगा आंसर, m क्या आ जाएगा 2m/5। सॉरी हो गई यार, ये ना ये mg/6 और mg/6 तो ले रहा था, ये कैपिटल mg/6 छोड़ दिया था इस तरफ, गलती हो गई, माफ कर दो, कोई बात नहीं। अबे न्यूटन की दुकान हो बेटा, मैं कह रहा हूं बस देखो कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म था, फिजिक्स ये है, इसके बाद गणित है। रो वी जी ऊपर को, mg/6 नीचे को बराबर ma, बाद में कैपिटल एम जब सैंड का डाल दिया, m प्लस एम जी नीचे को माइनस रो वी जी ऊपर को, ये टोटल फोर्स हो गया, टोटल फोर्स बराबर टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, नीचे को जा रहा है एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसलिए नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा। आर्किनथिलिन सुबह नहीं आई थी। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया चौथा क्वेश्चन। अब आइए पांचवें क्वेश्चन पे, तो चौथा इन्होंने सही किया, गुड बॉय, दूसरा गलत किया था गधे। आइए बड़े आगे, 4 particles each of mass m are located at the vertices of a square with side length l.
यार प्लीज बातचीत नहीं करो, रिक्वेस्ट करो, बातचीत नहीं करो, बातचीत नहीं करें। अब बेटा ये एल, ये क्या होता है, एल रूट टू, आधा क्या होता है, एल रूट टू बाई टू, एल बाई रूट टू, एल बाई रूट टू, एल बाई रूट टू, एल बाई रूट टू। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, माइनस जी एम एन एम टू बाय आर। माइनस क्या बताता है, अट्रैक्शन, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस जी एम बाय आर, माइनस जी एम बाय एल बाय रूट टू। अब ये 4 टाइम्स कर दो, 4 को अंदर लेके जाओगे तो बन जाए 16, 16 टू जा 32, बोलो आया, माइनस रूट टू, माइनस रूट 32 अंडर रूट, ठीक है ना, जीएम बाय। नेक्स्ट, इसके बाद क्या कह रहे हैं भैया, एक सॉलिड स्फीयर आ रहा है, रोल करता हूं, कितना ऊपर तक जाएगा। अबे यार, जो काइनेटिक एनर्जी हो गई वो कितनी हो गई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लिख लोगे, कैसे लिखोगे, हाफ आई, आई किसके अबाउट लोगे, सेंटर के अबाउट या बॉटम के अबाउट, कितना ऊपर जाएगा, हाफ 7/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये तो हो गया यू स्क्वायर बराबर एम जी एच, एम कटा 7/10 में आ रहा है आंसर, 7/10 में, ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट कह रहे टू सैटेलाइट्स ए एंड बी, रेशियो ऑफ मासेस 3:1 इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r एंड 4r, द रेशियो ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए टू बी। बेटा टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किस किस को ये बात याद है, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अरे बोलो आया। अब नेगेटिव ऑफ, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस जी एम ई एम बाय आर, ये होती है, ये हो गई टोटल एनर्जी। अब बेटा देखो मास जो है वो किस रेशियो में, 3:1 में, तो यहां मास आ गया 3:1 में, और नीचे आर आना है, और आर किस रेशियो में, आर एंड 4r, तो यहां पे 1 यहां पे 4, तो ये क्या आ जाएगा 12:1। यार कह दो आ गया, माइनस जी एम ई एम बाय आर होती है पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो या तो खाली पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो ले लो बेटा, जी एम ई है ना, वो तो सेम हो गया सबके लिए, बस मास का रेशियो क्या रहा है 3:1, और रेडियस नीचे आना है वो क्या रहा है 1:4। यार कह दो आगे भाई। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा कौन सा क्वेश्चन आ गया, इसके बाद आगे कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी व्हेन ऑक्यूपाइंग अ वॉल्यूम वी। बेटा पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं 5/28 आरटी। अरे बेटा कह दो आगे यार। अगला क्वेश्चन, figure shows two paths that may be taken by a gas to go from state A to state C. सौम्य का, सौम्य, हाँ ये देखिए, अब बेटा ए से सी जाना है और कह रहे ए बी में कितनी हीट लगी दे रखी है, बी सी में कितनी हीट लगी दे रखी है, ए सी में कितनी हीट लगेगी। बेटा आप किसी भी स्टेट से, हेलो, आप किसी भी स्टेट से किसी भी दूसरी स्टेट में अगर जाते हैं, जैसे यहां पर आप स्टेट ए से स्टेट सी में आए हैं, ऐसे आए या ऐसे आए या ऐसे आए, इन सारी पाथ में अगर आप ए पे हैं तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, F/2 nRT। कैसे उस स्टेट पे पहुंचे हैं कोई मतलब नहीं है, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, F/2 nRT। इससे मतलब नहीं है कैसे वो स्टेट अचीव करी गई है इंटरनल एनर्जी, तो बेटा उस स्टेट पे पर्टिकुलर एक इंटरनल एनर्जी है, उस स्टेट पे एक काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल्स की, जिनको ऐड करके हमने कैलकुलेट किया F/2 nRT। क्योंकि बेटा मैं आइडियल गैस की बात कर रहा हूं जहां पर एंटायर इंटरनल एनर्जी इज काइनेटिक इन नेचर। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की तो बातें तब आती हैं जब अट्रैक्शन या रिपल्शन हो। हमने पढ़नी आइडियल गैस जहां पर हम मानते हैं देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, तो पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं। और बेटा यहां पर जो भी इंटरनल एनर्जी ए पे है, जो भी सी पे है, आप कैसे आए उससे मतलब नहीं है, जो चेंज आएगा उससे मतलब नहीं है। और बेटा जो हीट सप्लाई करनी पड़ती है वो दो चीजों के लिए है, वो एक इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए और एक वर्क करने के लिए। इंटरनल एनर्जी में चेंज सेम आना है, इस प्रोसेस में जो वर्क डन आएगा पीवी ग्राफ के नीचे का एरिया वो ये आएगा, और इस प्रोसेस में जो वर्क डन आएगा वो ये आएगा। तो बेटा इतना वर्क कम आ रहा है उतनी हीट कम सप्लाई करनी पड़ेगी। बेटा कह दो आ गया, जितना वर्क कम हो रहा है उतनी हीट कम सप्लाई करनी पड़ेगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कहा जाएगा कैसे भी हो सकता है वहां ट्राइंगल बना दे, वहां सर्कल बना दे, क्या बनाना चाह रहे हैं उससे मतलब नहीं है। बस मैं आपको एक ही बात कहना चाह रहा हूं, वहां पर क्वेश्चन क्या आएगा,
क्वेश्चन बेटा सुवालाल ये है कि अगर आप ए से सी पे जा रहे हैं, आप किस पाथ से जा रहे हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पाथ पे निर्भर नहीं करती है, वो होती है एनसीवी डेल्टा टी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है? एनसीवी डेल्टा टी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा? देखो मैं आपको बस इतनी सी बात कह रहा हूं, अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है, अगर प्रोसेस बेटा अगर प्रोसेस होता है आइसोबारिक तो हम यूज करते हैं सीपी। जो हीट सप्लाई करनी है 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए, उसको हम बोलते हैं सीपी। अगर प्रोसेस क्या है? आइसोबारिक। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, अगर प्रोसेस है आइसोबारिक तो जो मेरे को हीट सप्लाई करनी, कैसे लिखेंगे हेमा? एनसीपी डेल्टा टी। कैसे लिखेंगे? एनसीपी डेल्टा टी। और अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है तो कैसे लिखेंगे? एनसीवी डेल्टा टी। और अब आइसोबारिक और आइसोकोरिक में फर्क क्या होता है? आइसोकोरिक में डिब्बा बंद होता है और आइसोबारिक में डिब्बा जो है उस पे एक पिस्टन है, पिस्टन जो है वो मूवेबल है, पिस्टन जो है वो मूवेबल है, पिस्टन फिक्स नहीं है, पिस्टन मूवेबल है। और क्या होगा मूवेबल पिस्टन से? बेटा देखो ये आइसोबारिक क्यों बोल देते हैं? क्योंकि जो नीचे को फोर्स आ रहा है ना, पीएए, पीएए ये नीचे को फोर्स है, एमजी इसका वेट, पिस्टन का वेट नीचे को, वो भी वही है। और हमने पढ़ना है प्रोसेस जो कि क्वासी स्टैटिक है। हमने फिजिक्स में केवल और केवल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पढ़ने होते हैं, जिसमें प्रोसेस बहुत स्लो रहा है हर टाइम। अनस हर टाइम जो इक्विलिब्रियम में है जो पिस्टन है। अनस बेटा वहां से हट जाओ, अंकित के बगल में बैठो। अंकित बेटा जगा दो, दीपक उठ जाओ वहां से। हर टाइम हर समय ये जो पिस्टन इक्विलिब्रियम, तो जो नीचे को फोर्स है पीए प्लस एमजी, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो पी इंटू ए ऊपर को आएगा, जो प्रेशर इंटू एरिया ऊपर को आएगा, वो भी वही आएगा हर समय। जो नीचे वाला फोर्स है पीए प्लस एमजी, ये नीचे को आ रहा है और ये पी इंटू ए के बराबर कर दीजिए, ए को ले जाइए नीचे, ये आ गया प्रेशर की कहानी, पीए प्लस एमजी बाय ए। मैं बच्चों बस आपको एक बात कहना चाह रहा हूं, ये जो प्रेशर आ रहा है वो पीए प्लस एमजी बाय ए आ रहा है। जो प्रेशर आ रहा है वो क्या रहा है? पीए प्लस। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, ये जो प्रेशर आ रहा है ये वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोबारिक। कहीं टेम्परेचर आ रहा है, कहीं वॉल्यूम लिखी हुई दिख रही है। तो बेटा अगर कोई कहता है आइसोबारिक, आइसोबारिक से सबसे पहले नाम में जो बात आनी चाहिए वो ये सिस्टम है। आइसोबारिक किसको बोलते हैं? आइसोबारिक उस सिस्टम को बोलते हैं जब प्रेशर कांस्टेंट है। और फिजिकली कहां पे होता है? अगर एक पिस्टन है उस पे एक, अगर एक सिलेंडर है उस पे एक पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, ये होता है आइसोबारिक। ये क्या हो गया? क्यों? क्योंकि नीचे को जो फोर्स आ रहे पीए प्लस एमजी और ऊपर को क्या आ रहे हैं? पी इंटू ए। तो यहां से जो प्रेशर निकल के आ रहा है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये सिस्टम हो गया आइसोबारिक। अब इस केस में अगर आपको 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है, या इस कंडीशन में आपको 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है, फर्क है। यहां पर केवल और केवल इंटरनल एनर्जी बढ़ाओगे एनसीवी, यहां पर केवल और केवल इंटरनल एनर्जी बढ़ाओगे, F/2 nRT की वैल्यू बढ़ाओगे। यहां पर इंटरनल एनर्जी तो बढ़ाओगे, साथ में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस मॉलिक्यूल्स की रफ्तार बढ़ेगी, तो क्या होगा? ये पिस्टन को ऊपर उठा देंगे, यहां पर गैस से वर्क भी करवाना है, इसलिए सीपी जो होगा वो सीवी से बड़ा होगा, जो सीपी होगा वो सीवी से बड़ा होगा। तो बेटा मेरे को समझ में क्या आ गया? जो सीपी होता है वो सीवी से बड़ा होता है, सीपी जो होता है वो सीवी से बड़ा होता है। 1 मोल का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है इस केस में, तो जो थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी दैट इज सीवी, और इस केस में जो सप्लाई करनी है वो सीपी है। और इस केस में ज्यादा क्यों होगी? बेटा इंटरनल एनर्जी तो अगर आपने, बेटा देखो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? F/2 nRT। क्या होती है? F/2 nRT। इंटरनल एनर्जी होती है F/2 nRT। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? F/2 nRT। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी होती है F/2 nRT। अब अगर 1 मोल है तो इंटरनल एनर्जी होगी F/2 RT। अब टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया तो इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ाई? F/2 R। F/2, फिर से बोल दे रहा हूं, इंटरनल एनर्जी होती है F/2 nRT। अगर 1 मोल का टेम्परेचर, बेटा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो क्या होता है? डेल्टा यू F/2 nR डेल्टा टी। अगर 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा है तो FR/2। अब इस वाले केस में जब डिब्बा बंद है तो वर्क तो होना नहीं है,
फोर्स के साथ में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, इसमें फोर्स के साथ में डिस्प्लेसमेंट होनी है। आइसोबारिक प्रोसेस है, और आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है बेटा? पी डेल्टा वी। यार ये तो मालूम होगा ना यार, पी डेल्टा वी होता है वर्क डन। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? पी डेल्टा वी। कैसे बेटा? देखो बड़ा ही सिंपल है बेटा, आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन समझना बेटा। यहां पर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, प्रेशर लगाया पी, पी इंटू ए हो गया फोर्स, है ना, ये हो गया फोर्स, पी ए हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट हुई मान लो एक्स, तो बेटा वर्क डन क्या है? पी ए एक्स बेटा, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है ना यार, यूनिफॉर्म फोर्स है ना, तो यहां पर मेरे को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, फोर्स वेरिएबल नहीं है, तो प्रेशर इनटू एरिया से आ गया फोर्स, ये हो गया फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एएक्स क्या हो गया? इंक्रीज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी। एएक्स क्या आ गया? इंक्रीज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी। अरे कह दो समझ में आ गया यार, रिया ने की समझ में आ गया नहीं आ गया? तो बेटा मैंने आपको एक बात समझा दी, बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लो, जो वर्क डन आ गया वो पी डेल्टा वी आ गया, और ये जो पी डेल्टा वी है ना बेटा, डेल्टा वी को लिख सकते हैं V2 माइनस V1। पीवी क्या होता है? एनआरटी, एनआरटी2, और पीवी1 एनआरटी1, तो एनआरटी2 माइनस टी1। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, आपको मालूम होनी चाहिए बेटा। जो आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन आ रहा है वो क्या रहा है? पी डेल्टा वी या एनआर डेल्टा टी। आइसोबारिक प्रोसेस में जो वर्क डन आ रहा है वो क्या रहा है? पी डेल्टा वी या एनआर डेल्टा टी। आइसोबारिक प्रोसेस में जो वर्क डन आ रहा है वो क्या रहा है? पी डेल्टा वी या एनआर डेल्टा टी। और बेटा देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से बेटा, ये जो मैं रैंडम बातें करता हूं ना एफएसटीज के टाइम पे, अगर ये आप बहुत ध्यान से सुनते चले ना, ये जो बार बार इस तरीके से घूमना होता है ना, हमने पूरी की पूरी फिजिक्स में ऐसी सब्जेक्ट्स में आप लगातार अगर घूम लें तो काम अपना बन जाता है। थोड़ा सा कोशिश करते हैं ध्यान से समझने की। पी डेल्टा वी आया या एनआर डेल्टा टी। अब सोचो अगर मैंने 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया तो वर्क क्या होगा? ये भी 1 और T2 माइनस T1 भी 1, तो वर्क क्या आएगा? आर। आप ध्यान से याद करें, आपने पढ़ा था सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। क्यों सीवी से सीपी बड़ा है और आर से बड़ा है? क्योंकि जो वर्क हो रहा है वो आर हो रहा है। तो बेटा ये जो आर है, ये जो इधर वाली क्वांटिटी है, ये बता रहा है कि सीपी सीवी से बड़ा है और आर से बड़ा है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में गैस वर्क भी कर रही है, इंटरनल एनर्जी दोनों केस में बढ़ रही है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में गैस वर्क भी कर रही है, और वो वर्क आर है, वो वर्क आर। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर मान लो कोई यहां लिख के दे दे कि सीपी माइनस सीवी 1.1 आर है, तो वो यहां पर पता है क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है वर्क आर से ज्यादा हो रहा है। वो यहां पे क्या कहना चाह रहा है? वर्क जो है वो आर से, वो ये कहना चाह रहा है वर्क जो है वो आर से ज्यादा हो रहा है। सीपी माइनस सीवी अगर 1.1 आर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो वर्क हो रहा है वो आर से ज्यादा हो रहा है, और आर से ज्यादा का वर्क क्या बताएगा? आर से ज्यादा का वर्क, ये तो हम सोच रहे थे पी डेल्टा भी। अच्छा वहां पर क्या होगा? गैस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होगा, और उनको दूर करने में भी मेरे को एफर्ट लगानी पड़ेगी। यहां पर रियल गैस है, ये आइडियल गैस नहीं है, ये रियल गैस है। अगर कोई कहेगा सीपी माइनस सीवी 1.1 आर है, इसका मतलब जो गैस है वो आइडियल नहीं है, गैस रियल है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो पकड़े बैठे हैं। अगर आपने गर्म करके दूर करना है, अगर आप दूर करना चाहते हो तो उस प्रोसेस में आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर कोई कहता है सीपी माइनस सीवी 1.1 आर है, तो बताओ सीपी माइनस सीवी को आर कैसे बनाएंगे? सीपी माइनस सीवी को आर कैसे बनाएंगे? रियल गैस को आइडियल गैस कैसे बनाएंगे? तो रियल गैस को आइडियल गैस कैसे बनाते हैं? प्रेशर बहुत कम कर दो और टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दो। प्रेशर कम करने से हुआ क्या? गैस मॉलिक्यूल्स निकाल दिए बाहर, गैस मॉलिक्यूल्स निकाल दिए। अब गैस मॉलिक्यूल्स अगर मान लो इस कमरे में बच्चे हो जाए कम, आधे कर दिए, तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगी? फिर सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस अगर बढ़ गया बच्चों के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बेटा हमने बेसिकली वो अट्रैक्शन वाले फोर्स को काटना है। तो अगर कोई कहेगा सीपी माइनस सीवी 1.1 आर है, तो अगर आपको सीपी माइनस सीवी आर चाहिए, तो बेटा आपने केमिस्ट्री में एक बात याद करी थी बेटा, रियल गैस में एट वेरी लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर रियल गैस टेंड्स टू बिहेव आइडियली। क्या ये बात याद आ गई है बेटा? रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है जब प्रेशर बहुत लो होता है और टेम्परेचर बहुत हाई होता है। क्या ये बातें याद आ गई है? नहीं याद आ गई है? अच्छा अब बेटा ये जो क्वेश्चन था मेरा, मैं फिर से इस पे क्वेश्चन पे रिविजिट कर रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन को मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं, यहां से गए यहां पे, दीक्षा समझ में नहीं आ रहा है? अरे यहां से गए यहां पे, बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं जब यहां से यहां पे गए, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज ऐसे जाके आएगा वही ऐसे जाके आएगा, क्योंकि वो तो एनसीवी डेल्टा टी होता है। जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो तो F/2 nRT है, तो F/2 nR डेल्टा टी।
एफ आर बाई टू को बोलते हैं सीवी, तो ये हो जाता है एन सीवी डेल्टा टी। जो चेंज आना है वो एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी आना है, वो तो हर केस में सेम आना है, लेकिन होता क्या है, पाथ अगर अलग हो जाएगी, पाथ अगर अलग हो जाएगी तो ये जो वर्क है वो यहां पे ज्यादा है और इस वाले प्रोसेस में वर्क कम है, तो इसलिए इसमें हीट ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें कम, क्योंकि और कितनी कम, जितना ये एरिया है, जितना वर्क कम करना पड़ेगा उतनी ही कम। तो कोई अगर मेरे से पूछता है कि अगर मान लो मैं पीवी डायग्राम पे एक बार ऐसे लेके जा रहा हूं, एक बार ऐसे लेके जा रहा हूं, एक बार पीवी डायग्राम पे ऐसे लेके जा रहा हूं, मैं प्रोसेस ऐसा करा रहा हूं, तो बेटा वर्क जिसमें कम होगा, हीट किसमें कम लगेगी, जिसमें वर्क क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो बेटा अगर कोई वर्क पूछता है ना, बच्चा बड़े आराम से मार्क कर लेता है, वर्क किसमें ज्यादा दिख जाता है, और हीट किसमें ज्यादा सप्लाई करनी पड़ रही है, जिसमें वर्क ज्यादा हो रहा है। बात वही है, बस क्वेश्चन को हल्का सा हमने ट्विस्ट कर दिया। तो बेटा अगर कोई पूछेगा हीट सप्लाइड किस प्रोसेस में ज्यादा है, जिसमें पीवी ग्राफ के नीचे का एरिया ज्यादा है, हीट सप्लाइड किस प्रोसेस में कम है, जिसमें पीवी ग्राफ के नीचे का एरिया कम है, क्योंकि वो वर्क ही है जो डिसाइड कर रहा है हीट सप्लाइड किसमें ज्यादा है और हीट सप्लाइड किसमें कम है। बेटा मेरी बात समझ लेंगे बहुत ध्यान से, मैं बस आपको यह कहना चाह रहा हूं, जो वर्क है ना, पकड़ लो बेटा, जो वर्क है ना, यहां से यहां लेके जा रहा हूं बेटा, जिस प्रोसेस में, इसमें अगर कोई कहेगा जो वर्क होगा वो क्या होगा, ये है, और इस प्रोसेस में जो वर्क होगा वो क्या होगा, ऊपर वाला। तो बेटा मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं, वर्क अगर ज्यादा हो रहा है तो ही हीट सप्लाइड ज्यादा है, और बेटा यहां पर हीट सप्लाइड किस प्रोसेस में ज्यादा है, एबीसी में या एसी में, और कितना कम वर्क करना पड़ रहा है, हाफ 4 इंटू 10 की पावर 4, दैट इज हाफ ऑफ 40,000 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3, हाफ 40,000, 20,000 इंटू 10 की पावर -3, 20 इंटू 2, 40, 40 कम, तो 500 से 40 कम, 460, क्या दो आगे, नहीं आया, आया कि नहीं आया, अबे कोई तो हाँ ना बोलो यार, अबे यार ये एरिया ही तो निकालना हूं खाली भाई पुत्र, ये वाला, ये चीज कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, देखो ना डायग्राम में, देखो बेटा 4 इंटू 10 की पावर 4, 8 से 4 तक की लेंथ क्या हो गई, 4 इंटू 10 की पावर 4, 40,000, और ये चीज कितनी दे रखी है, 2 इंटू 10 की पावर -3, ये चीज, तो इस इतना वर्क कम करना पड़ रहा है ना, तो ये एरिया कितना, हाफ ऑफ दिस इंटू दिस, अब हाफ करोगे तो ये 2 कट गया, और यहां पर क्या, 10 की पावर -3, ये 40,000 था, सॉरी 10 की पावर -3, 3 जूल कट गए, तो 40 जूल वर्क कम करना पड़ रहा है, तो 40 जूल हीट भी कम सप्लाई करनी पड़ेगी, 40 जूल हीट भी कम सप्लाई करनी पड़ेगी। मेरे घर पे फोन करके बोल दो पानी की बोतल भिजवा दें प्लीज, वो किसी को मैंने दी थी डिब्बी, मेरे घर पे 8459626389। हाँ इसके बाद pendulum clock keeps correct time at 10 degrees centigrade. The correction to be made during summer per day where the average temperature is 40 degree centigrade. बेटा जो एरर आती पर डे वो क्या आती है, हाफ एल्फा डेल्टा थीटा इंटू 86400, हाफ एल्फा डेल्टा थीटा इंटू 86400, जो एरर आती है पर डे वो क्या आती है, हाफ एल्फा डेल्टा थीटा इंटू 86400। देखो बेटा टाइम पीरियड जो होता है ना बेटा, वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अगर आपने यहां लॉग डिफरेंशियल लिया, मैंने आपको बताया था P इक्वल टू के एक्स की पावर ए वाई की पावर बी अपॉन जेड की पावर सी, तो बेटा आया क्या था, परसेंटेज एरर इन P इज ए टाइम्स परसेंटेज एरर इन एक्स प्लस बी टाइम्स परसेंटेज एरर इन वाई प्लस सी टाइम्स परसेंटेज एरर इन जेड। हाँ ना बोलो भाई, आई एम सॉरी, P इक्वल टू के एक्स की पावर ए वाई की पावर बी। बेटा अगर ये वाला नहीं आता तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि बेटा नीट का रेयर कोई पेपर मिलता है जिसमें इस पे क्वेश्चन ना हो। ये जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं इस पे क्वेश्चन ना हो नीट में, आपको ऐसा, आप 10 साल के पेपर उठाएंगे तो शायद कोई 1 साल का ऐसा पेपर होगा जिसमें इस टॉपिक पे क्वेश्चन ना आए। इस पे तो क्वेश्चन आना ही आना है, ये तो बेटा मैच फिक्स है इस वाले में। तो यहां पर होता क्या, परसेंटेज एरर इन P, परसेंटेज एरर इन P is a times percentage error in x
प्लस बी टाइम्स परसेंटेज एरर इन वाई, परसेंटेज एरर इन वाई, प्लस सी टाइम्स परसेंटेज एरर इन जेड। क्या ये बातें याद आई हैं, भूल चुके हैं? अब बेटा देखो, ये करते लॉग डिफरेंशियल से थे, तो बेटा वही अगर लॉग डिफरेंशियल यहां लगाएं तो ये अंडर रूट जी, ये तो पार्ट कांस्टेंट है, और अंडर रूट का मतलब होता है एल की पावर 1/2, तो यहां से जो लॉग लेंगे तो आ जाएगा एल एन टी इज इक्वल्स टू एल एन 2 पाई बाय अंडर रूट जी प्लस हाफ एल एन एल। तो यहां से डिफरेंशियल कर दें तो क्या आ जाएगा, डी टी बाई टी हाफ डीएल बाई एल। ये dt बाई टी क्या बता रहे, dt आई एरर टी टाइम में, dt एरर आई टी टाइम में, बोल दी पानी के लिए, dt एरर आई टी टाइम में, तो एक सेकंड में कितनी एरर आएगी dt बाई टी, और एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं 86400, एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं 86400। अरे भाई बोल दो आ गया यार। तो dt बाई टी ये एरर आई है, एरर पर सेकंड, ये क्या है एरर पर सेकंड, और यहां पर चेंज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, डीएल बाई एल डी थीटा क्या हो जाएगा अल्फा, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। ये आ रही है एरर पर सेकंड, ये क्या आ रही है एरर बेटा, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, इसको बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लेंथ, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। ये आ गई एरर पर सेकंड, ये क्या आ गई एरर पर सेकंड, और एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं 86400, तो ये आ जाती है एरर पर डे, ये क्या आ जाती है एरर पर डे। अब बेटा देखो डेल्टा थीटा जो है वो कितना दे रखा है 20, हमने 20 से टेम्परेचर को वेरी किया है, अल्फा दे रखा है 10 की पावर -5, और ये 86400, कैलकुलेशन बिल्कुल रद्दी है, आंसर आ रहा है 8.64। बेटा 20 पे तो करेक्ट टेम्परेचर था जिसपे करेक्ट रीडिंग आती थी, हमने 40 कर दिया, तो 20 से बढ़ा दी, ये 20 हो गया, हाफ ऑफ 20 हो गया 10, हाफ ऑफ 20 हो गया 10, तो यहां पे जीरो एक और आ गया, और अल्फा कितना दे रखा है आपको, अल्फा दे रखा है 10 की पावर -5, तो 1 2 3 4 5 यहां पे पॉइंट आ गया, खत्म। बहुत ही लल्लू कैलकुलेशन के साथ क्वेश्चन था। ये हो गए 10 क्वेश्चन हमारे सामने खत्म। इसके बाद आता है 11वां क्वेश्चन, इसमें पूछ रखा था एक सेकंड बाद मोमेंटम किसका 0.25 हो जा रहा है अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो एक सेकंड बाद 0.25 मोमेंटम, फोर्स टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया जो होता है वो देता है मोमेंटम, तो बेटा 0.25 किसमें बन जा रहा है एरिया, जरा जल्दी बताएं। वो बन जा रहा है फर्स्ट वाले में, वो क्या बन जा रहा है, एक्चुअली जो क्वेश्चन था ना वो अलग था, है ना, ये अपने आप ही मतलब मैंने मतलब ये क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में, पता नहीं ये इनसे भैया से ना लैंग्वेज हट गई, इसमें क्वेश्चन आया था कि इंपल्स मैक्सिमम किस में है, तो एफटी ग्राफ के एरिया जो होता है, एफटी ग्राफ के नीचे का एरिया वो होता है इंपल्स। जो रियल क्वेश्चन था वो ये था वो, लेकिन ना सबने अपने आप से ही फिर मैनिपुलेट कर लिया, तो यहां पर ये क्वेश्चन जो कर दिया गया वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया कि भाई 0.25 इंपल्स किस में आ रहा है, तो बेटा वो तो किस में आ रहा है, पहले ऑप्शन में आ रहा है ना, मैं जान रहा हूं 10 की पावर -3 भी दिख रहा है, तो कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे कि ये 0.25 नहीं होना चाहिए, ये 0.25 इंटू 10 की पावर -3 होना चाहिए, पर इतनी बात समझ में आ रही, और किसी में तो 0.25 बन भी नहीं रहा है, खाली पहले ऑप्शन में जो इंपल्स आ रहा है। इंपल्स क्या होता है, एफटी ग्राफ के नीचे का एरिया, इंपल्स क्या होता है, एफटी ग्राफ के नीचे का एरिया होता है इंपल्स। क्वेश्चन जो था रियल वाला, मैं फिर से बता दे रहा हूं, रियल क्वेश्चन था कि बताओ इंपल्स सबसे ज्यादा किसमें होगा, मतलब एफटी ग्राफ के नीचे का एरिया सबसे ज्यादा किसमें होगा। अगले पेपर में मान लो मैं इसी क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके डालना चाहूं, या मान लो कि अगर यही क्वेश्चन अगर नीट ने दिया होता 22 में सपोज करो, और 23 में नीट वाला कहता कि मेरे को यही क्वेश्चन दोबारा पूछना है बस कुछ अलग करके, तो वो आपको 2-3 चीजें कर सकता था, या वो आपसे कह देता कि जो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, वर्क किस में ज्यादा होगा, वो आपसे कहते हैं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, बताओ डिस्प्लेसमेंट किस में ज्यादा होगी, मतलब वही जो भी एरिया वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो उसमें उसको इंक्लूड कर सकता था। चलिए नेक्स्ट कह रहे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट, बेटा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एमवीआर, और वी क्या होता है अंडर रूट जीएम बाय आर, वी क्या होता है अंडर रूट, तो एमवीआर और वी होता है अंडर रूट जीएम बाय आर इंटू आर, तो बेटा ये क्या हो जाएगा एम वी आर, तो क्या जाए अंडर रूट जी एम आर, तो बेटा आर क्या रहा है अंडर रूट में, तो बेटा अगर आर को हमने कर दिया 4 टाइम्स, तो 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, तो बेटा एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा डबल, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा डबल। बढ़ू आगे, अबे कोई तो हाना बोल दो यार।
शुभा, चलिए यही देखिए यार, वो इशिता आपको दी थी मैंने डिब्बी यार। अच्छा लेके नहीं आए। हाँ, इसके बाद बेटा यहां पर क्या है बेटा, यहां पे एम एम मास के दो ऑब्जेक्ट हैं, यहां पे एम मास का एक ऑब्जेक्ट है। बेटा कह रहे हैं इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड टू 4r, कैसे इंक्रीज किया आपको पता है? बेटा मेरी बात सुने, अगर r से मैं ले गया हूं 4r पे, यहां पर घूम रहा था, मैं ये नहीं कह रहा हूं अपने आप से चला गया ना। इफ द डिस्टेंस हैज बीन इंक्रीज टू 4r, दूसरे ऑर्बिट में वो घूम रहा है और वो रेडियस क्या है 4r। अच्छा आप एल मार्क करके आए हो। चलिए यही देखिए, तो टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2r और x डिस्टेंस पे, और x डिस्टेंस पे। बेटा देखो मेरी बात बहुत ध्यान सुन ले, मैं थोड़ा सा मतलब मेरे को ना मतलब बिल्कुल कुछ चीजें मैं बार बार आपको रूल बता रहा हूं। जैसे अगर आपने गलती कर ली बेटा, ये अब एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि हमने क्या कर लिया कि आगे जो मेरी एक्चुअली में गलती होने वाली वो ना हो। पर वो हम कब सुधार सकते हैं? लाल पेन से यहीं पे मार्क कर दो, पेपर रिवाइज करो, अपनी गलतियां जरूर रिवाइज करो। अगर आपने अपनी सारी पेपर में गलतियां लिख ली ना बेटा, वो एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने माइनस मार्किंग को फाइनल पेपर में रोक दूंगा। पर अगर वो दुख तब पहुंचाएगी जब एक बार लिखोगे ना, उसको बार बार पढ़ोगे, तो वो गलती मेरी मैं मिस आउट कर पाऊंगा। मैंने आपको बड़ी बार एग्जांपल दिए, मेरे बड़े सारे स्टूडेंट्स हुए, एक से एक टैलेंटेड, लेकिन ये जो अजय कुमावत जिसकी फोटो लगी है, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, ये सब में नंबर 1 इसलिए डिसिप्लिन में, क्योंकि इसने सारी गलतियां नोट करी। सबसे मोटी कॉपी इसने बनाई है बेटा मिस्टेक्स की, सबसे मोटी कॉपी मिस्टेक्स की बनाई। दूसरा मेरे को ये जो एग्जाम्पल एक मिलता है बढ़िया, वो है इसका भाई जो पढ़ता था ओम और कुशल, इन दोनों की ऐसी जोड़ी थी, ये कोई बहुत खास घनिष्ठ दोस्त नहीं थे, मित्र नहीं थे बड़े खास, लेकिन एक दूसरे का फायदा पहुंचाने के लिए एक दूसरे को अपनी गलती बताते थे, वो एक दूसरे को रिवाइज कराते थे उनकी गलतियां। मतलब ये जो ये छोटी छोटी जो चीजें ना जो इन लोगों ने करी, मतलब वो क्यों रिजल्ट बढ़िया है वो सामने है यार। आप अपनी गलतियां बस नोट कर लीजिए। ये कल एक गधा मेरे से बात कर रहा था, वो अपनी कमबख्त गलतियां नहीं कर रहा, सर नंबर पता नहीं क्यों नहीं आ रहे बायो में मेरे। इसका जिसका पेपर है अनंत, बेटा थोड़ा सा गुड बॉय बने, है ना। चलिए यही देखिए, इसके बाद बेटा यहां पर पूछा है फोर्स कितना आएगा। बेटा यार ये तो बहुत ही बेकार बात है। फोर्स कितना आएगा बेटा, यहां पर ये एम मास है, ये भी एम मास है, यहां पे स्मॉल एम मास है, ये इसको कहेगा आ जा, ये भी इसको कहेगा आ जा। तो फोर्स कितना आ गया, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा, जी एम एम बाय आर स्क्वायर, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब कौन से कंपोनेंट काम के, एफ कॉस थीटा जुड़ जाएंगे, एफ साइन थीटा उड़ जाएंगे। तो बेटा क्या आ जाएगा आंसर, 2f cos थीटा, 2 gmm बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या आ जा रहा है बेटा, कॉस थीटा है एक्स अपॉन अंडर रूट आर, एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यार बेटा कह दो आ गया समझ में यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे भाई बोल दो आ गया यार। नेक्स्ट इसके बाद बढ़ू आगे, रुको। अरे ये फोर्स नहीं निकल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑन वन मास। ग्रेविटेशनल फील्ड ही होती है फोर्स ऑन वन मास, मास को वन कर दो। मतलब मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूँ ना, फोटो देख के करने लग जा रहा हूँ ज्यादा कभी कभी। अ मशीन गन इज माउंटेड ऑन अ 2000 किलोग्राम व्हीकल on a horizontal smooth road, friction negligible, the gun fires bullets 10 bullets per second with a velocity of 500 meter per second. If the mass of each bullet be 10 gram, what is the acceleration produced in the vehicle? बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरे हिसाब से यहां पर विद वेलोसिटी के बदले विद मजल वेलोसिटी कहना चाहिए था। पर अगर मेंस वाला ये क्वेश्चन दे रहा है और बोनस नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया ना, अगर मजल वेलोसिटी नहीं दिया और ये मेरे को बताया नहीं कि गन चल रही है रुकी है जो, तो यहां पर ये मतलब इतना बहुत इग्नोर कर देना होता है। और नीट में तो बिल्कुल बुरी तरीके से कि यहां पर वेलोसिटी एक्चुअल लग रहा है ना, विद वेलोसिटी दिस। तो बेटा चलिए अभी मैं आपको काम की बात बताता हूं। काम की बात ये होती है बेटा, मैंने आपको बताया था थ्रस्ट फोर्स, क्या पढ़ाया था, थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स है क्या बेटा, अगर मान लो रॉकेट के नीचे लग गई आग और उसमें से फ्यूल जल जल के बाहर निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को बेसिकली उठा के पटक रहे हैं।
अगर मान लो ये मैं बोर्ड को उठा के पटकूं उधर को, तो बेटा मेरे पे इधर को मैं रिबाउंड करूंगा, इधर कह दो आगे। अगर मैं इसको उठा के पटकूं इधर को, तो मेरे पे क्या आएगा, मेरे पे भी एक रिएक्शन फोर्स आएगा, मेरे पे भी क्या आएगा, एक रिएक्शन फोर्स आएगा। बेटा कह दो समझ में आ गया? बेटा ढक्कन खोलना जल्दी से। हाँ, तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि जब मैं किसी बॉडी को धकेल रहा हूं तो मेरे पे भी क्या आ रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आ रहा है। क्या आ रहा है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आ रहा है। अब बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, यहां से अगर मान लो ये रॉकेट है और यहां से फ्यूल निकल रहा है, एक सेकंड में डीएम बाई डी टी मास निकल रहा है, डीएम मास निकला dt टाइम में, तो एक सेकंड में क्या निकलेगा, डीएम बाई डी टी। और यहां पर कोई मेरा दोस्त बैठा, वो कह रहा है सर जो फ्यूल अंदर था तो रेस्ट पे था और निकल रहा है यू वेलोसिटी से, तो एक सेकंड में इतना मास निकला और उसके मोमेंटम में चेंज क्या रहा है, u माइनस जीरो। इनिशियली तो वो कहेगा वेलोसिटी जीरो थी, फिर क्या हो गई, u हो गई। तो बेटा ये होता है थ्रस्ट फोर्स, u रिलेटिव डीएम बाई dt, u रिलेटिव थ्रस्ट फोर्स होता है u रिलेटिव डीएम बाई dt। थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, u रिलेटिव डीएम बाई dt, 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 u रिलेटिव डीएम बाई dt। ये वो टॉपिक है जिससे जेई नीट हर एग्जाम का बच्चा थोड़ा सा घबराता है। मेरे को नहीं पता रीजन के। और इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं भाई, या तो ये रॉकेट का एक्सेलरेशन पूछ लेंगे जो मैंने इसी पेपर में पूछ लिया, या भाई गन पे माउंट कर देंगे, गोलियां फेंक देंगे तो मैंने पूछ लिया, या कंटेनर में छेद कर देंगे जो मैं 2-4 पेपर के बाद पूछ लूंगा। कह देंगे थ्रस्ट कितना है। यहां पर बेटा थ्रस्ट कितना आता है, ये तो बेटा रटा होना चाहिए क्योंकि कई बार आ चुका है एग्जाम्स में ये क्वेश्चन। बेटा अगर एच डेप्थ पे मैंने छेद किया तो कितनी वेलोसिटी से पानी निकलेगा, अंडर रूट 2gh। एरिया इंटू वेलोसिटी, इतनी वॉल्यूम निकलेगी एक सेकंड में। अगर v लेंथ निकली तो a इंटू वी वॉल्यूम निकली। वॉल्यूम कितनी निकली, a इंटू वी, ये वॉल्यूम निकली। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इतना मास निकलेगा जिसकी वेलोसिटी अंदर क्या थी, जीरो, बाहर आओगे क्या हो गई, अंडर रूट 2gh। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। और जितना चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है उतना फोर्स हमने लगाया उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आएगा। तो ये कितना गया, 2 रो जी एच इंटू ए। नहीं आया समझ में? मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा, अगर v वेलोसिटी से पानी बाहर निकल रहा है कंटेनर में से तो a इंटू वी हो गया फ्लो रेट। v लेंथ निकल रही है, वन लेंथ, a इंटू वी वॉल्यूम निकल रही है, इतना मास निकल रहा है। वेलोसिटी बाहर आके क्या हो गई, v अंदर क्या थी, जीरो। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम जो है एक सेकंड में, और ये हो जाएगा फोर्स। ये आ गया रो ए वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर क्या है, 2gh। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद होना चाहिए, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था, उसमें क्वेश्चन जो आया था वो ये था कि उसमें मास जो अंदर था पूरा कंटेनर का दे रखा था, फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे था, पूछा था एक्सेलरेशन कहता है, फोर्स अपॉन मास से एक्सेलरेशन। वहां पर भी कुछ क्वेश्चन बहुत टुच्चे आते हैं। बेटा 3 ही क्वेश्चन हैं, तीनों आपके सामने है। थ्रस्ट फोर्स पे 3 ही क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा, तीनों आपके सामने आ गए आज। कह रहे 2000 किलोग्राम की मशीन गन है, बढ़ जाऊं आगे, लिख लिए। कह रहे 2000 किलोग्राम की मशीन गन है, यहां पर बेटा गोली लगा दी, अब ये धाड़ 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 फायर कर रहे हैं। कह रहे एक सेकंड में कितनी गोली निकल रही है, 10। एक गोली का मास क्या है, 10 ग्राम। एक गोली का मास क्या है, 10 ग्राम। तो 10 गोली का मास क्या हो जाएगा, 100 ग्राम, 0.1 किलोग्राम। एक सेकंड में मास कितना निकल रहा है, 0.1। कितनी वेलोसिटी से, 500। मास इनटू वेलोसिटी, ये हो गया एक सेकंड में जो मास निकला, ये मोमेंटम में चेंज है क्योंकि गोली की वेलोसिटी पहले क्या थी, 0। तो बेटा चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या आ रहा है, 50। ये हो गया फोर्स। फोर्स अपॉन मास से आप निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। मास दे रखा है 2000 और एक्सेलरेशन ध्यान से पढ़िए सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में पूछा है, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 शून्य कट जाएंगे ऊपर नीचे से, ये आ जाएगा 2.5। क्या आ जाएगा, 2.5। तो तुम हो तो गुड बॉय यार, कर तो सही हो यार। तो बढ़िया कर रहे हो तुम तो, सारे क्वेश्चन सही किए तुमने।
हाँ ये हो गया। ओए निखिल बघेल आ रहा है गधे समझ में? आ गया खटिक वर्तिका पुत्र। ओके हाँ हेलो बेटा मेरी बात सुन लो बेटा प्लीज। दीपक यार आप वहां से उठे क्यों नहीं यार? पिलर बीच में आ रहा है ना यार। उधर बैठो कहीं पे। उधर बैठ जाना उठ के, क्या शर्म क्या आ रही है? लड़के ही तो हैं। जा स्वाभिमान इसको अपने बगल में बिठा लो। अच्छा चेयर भी है, क्या दिक्कत है वहां बैठने में? हाँ कह रहे रॉकेट ऑफ इनिशियल मास 2000 किलोग्राम इजेक्ट्स गैस एट कांस्टेंट रेट ऑफ 10 किलोग्राम पर सेकंड विद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर सेकंड। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट? बेटा आपसे पूछ सकते हैं एक्सेलर, ये कौन गया नीचे? अच्छा वो रोजे वाला कोई बच्चा है या? हाँ आके देख के चला गया। चलो कोई बात नहीं यार, तुम हंस लो बैठ के, तुम ना नौटंकी करा लो। हाँ चलिए ये देखिए। अब बेटा यहां पर देखो क्वेश्चन दो बन सकते हैं। रॉकेट के जब भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, दो बन सकते हैं। क्या होगा बेटा, जैसे यहां पर इन्होंने पूछ लिया एक्सेलरेशन, कभी कहते हैं बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन आफ्टर 10 सेकंड्स आफ्टर फायरिंग, या 100 सेकंड्स के बाद, या 200 सेकंड के बाद। उसमें क्या फर्क आएगा? यू रिलेटिव डीएम बाई डी में चेंज नहीं आएगा, मास में। एक सेकंड में कितना मास निकल रहा है, क्या कह रहे हैं? 10 किलोग्राम। और अगर 10 सेकंड हो गए तो कितना मास निकल जाएगा? 100 किलोग्राम। जो मास आपको दिख रहा है 2000, वो क्या देगा? 1900। समझ में आ गई बात? अगर कोई कहता है एक सेकंड में 10 किलो मास निकल रहा है, तो 100 सेकंड में कितना निकल जाएगा? 1000। अबे कह दो आ गया यार। एक सेकंड में कितना मास निकल रहा है? 10 kg। तो 100 सेकंड में कितना निकल जाए? 1000। 2000 था 1000 निकल गया। क्या चेंज होगा टाइम के साथ साथ? मास। कह रहे ग्रेविटी तो है ही नहीं हवा में भाई, स्पेस में, जहां पे ग्रेविटी खत्म हो चुकी भाई अब। ठीक है बहुत बढ़िया। तो भाई 2000 kg। अब एक सेकंड में कितना मास निकल रहा है? 10। और उसकी जो वेलोसिटी है वो 5000 है। पहले 0 थी, ये चेंज इन मोमेंटम आया, पर यूनिट टाइम ये हो गया फोर्स 50000। और ये हो गया फोर्स अपॉन मास से आ जाएगा एक्सेलरेशन। कितना आ रहा है बेटा? 25। कितना आ रहा है? 25। और अगर कोई कहेगा बताओ मेरे को 100 सेकंड बाद, तो कितना आ जाएगा? 50। नहीं आया, क्योंकि मास हाफ हो जाएगा ना 100 सेकंड बाद। अरे कोई तो हाँ ना बोल दो यार। अरे भाई सुन रहे हो? कोई यस सर नो सर तो बोल दो। यही था। हाँ ये देखिए। अब इंपल्स क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी v1 से v2, भाई 40 v2 माइनस v1। मैं नहीं बात कर रहा। नेक्स्ट कह रहे लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज शॉर्टेंड बाय 40%। लेंथ को 40% से कम कर दिया बेटा। v बाई 12 होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, रेशियो ऑफ फाइनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और v क्या होता है? अंडर रूट टी बाई म्यू। यार एक मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज बातचीत ना करें बेटा, बहुत ही अच्छा रहेगा। v होता है अंडर रूट टी बाई म्यू अपॉन 12। ये तो इनिशियल है। फाइनल क्या हो गई? कह रहे टेंशन हैज बीन इंक्रीज्ड बाय, कौन सा क्वेश्चन है? टेंशन हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 44%। तो 1.44 हो गई। तो यहां पर क्या है? 1.44 का अंडर रूट क्या होता है? 1.2। बेटा 12 का स्क्वायर होता है ना 44। तो 1.2 अंडर रूट टी बाय म्यू और 12। और क्या कह रहे हैं? लेंथ को हमने क्या कर दिया? 40% से काट दी, तो 0.6 एल हो गई लेंथ। 40% हटा दी तो बची क्या? 60%। 0.6 एल, 0.62 जा। तो फाइनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टू इनिशियल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या गया? 2। और पहले क्वेश्चन पूछा था तो वहां पर फ्रीक्वेंसी शायद दे रखी थी, और पूछा था फाइनल कितनी हो जाएगी। यहां पे मैंने अब दोबारा से जब पूछा तो रेशियो पूछा है। अच्छा उसमें भी रेशियो ही था। चलिए अब पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा फिर भी कितने लोग नहीं करके आए? ईमानदारी साथ उठाएंगे तो बहुत सारे। अब देखो पिछले पेपर, कितने पेपर पहले आए थे क्वेश्चन? मतलब पिछले से पिछले वाले में। आइए देखिए अगला। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ पीरियड ऑफ 16 सेकंड। 16 सेकंड टाइम पीरियड है। सुन लो ध्यान से। कह रहे एक पार्टिकल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है,
16 सेकंड टाइम पीरियड है, एट टी इक्वल टू 2 सेकंड द पार्टिकल क्रॉसेस द मीन पोजीशन, 2 सेकंड पे वो मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है, तो जो पार्टिकल है वो कहां होगा, यहां पे, जो एसएचएम करती है वो क्या होती है, शेडो, वो कहां है, यहां पे। अब 2 सेकंड में बेटा 16 सेकंड में 2 पाई घूमता है, तो 2 सेकंड पे तो वो था मीन पोजीशन पे, तो 4 सेकंड एट टी इक्वल टू 4 सेकंड, एट टी इक्वल टू 4 सेकंड मतलब 2 सेकंड बाद 16 सेकंड में घूमता है 2 पाई, 16 सेकंड में कितना घूमता है, 2 पाई, तो 1 सेकंड में 2 पाई बाय 16 मतलब पाई बाय 8, तो 4 सेकंड में 4 पाई बाय, पता नहीं क्या बोल रहा हूं मैं भाई, 16 सेकंड में घूमता है 2 पाई, 1 सेकंड में घूमेगा पाई बाय 8 और 2 सेकंड में घूमेगा पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 घूम गया, यहां पे आ गया, पूछा क्या है, पाई बाय 4 घूम गया, ए बाय रूट 2 पे आ गया, पूछा क्या है, कह रहे वेलोसिटी हो गई 4, अबे यार, अच्छा वेलोसिटी जो होती है पार्टिकल की, बेटा ये इसकी वेलोसिटी तो हमेशा आर ओमेगा होगी, ए ओमेगा, पर वेलोसिटी जो इसकी होती है, शेडो जो है वो एसएचएम कर रही है पार्टिकल, बेटा मैं हल्का सा ना आपको एक बार दिखा देता हूं, क्योंकि वो देखने का यहां फायदा मिल जा रहा है थोड़ा सा। बेटा मैंने आपको पढ़ा रखा है v इक्वल एक्स अगर है a साइन ओमेगा टी, एक्स अगर है a साइन ओमेगा टी, तो v क्या आएगा जरा जल्दी बताएं, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, बेटा साइन का डिफरेंशियल होता है कॉस और ओमेगा टी का ओमेगा, पर इसको देखने का तरीका क्या हो सकता है, 1 सेकंड में ओमेगा घूमेगा, टी टाइम में ओमेगा टी, ये आ गया ओमेगा टी पे, तो यहां से पार्टिकल आ गया ए साइन ओमेगा टी पे, सही बात है। अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आर ओमेगा, तो ए ओमेगा हो गई, ठीक है। अब ये ओमेगा टी, तो ये भी ओमेगा टी, 90 माइनस ओमेगा टी एंड दिस इज अगेन ओमेगा टी, ये ए ओमेगा, तो बेटा ए ओमेगा के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कॉस और एक साइन, शेडो किसके कारण मूव करेगी, साइन वाले, कॉस वाले के कारण या साइन वाले कारण, कॉस वाले कारण, जितना ये उधर को जाएगा तो शेडो भी उतना ऊपर को जाएगी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो मैं ये कहना चाह रहा था आ गया है पाई बाय 4 पे, ये तो समझा दिया था मैंने आपको, और वेलोसिटी क्या है इसकी, तो ए ओमेगा, तो इसकी क्या हो जाएगी, ए ओमेगा बाय रूट 2, ए ओमेगा बाय रूट 2, हाँ ना, तो बोलो यार, ए ओमेगा बाय रूट 2 ये वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी है 4, ओमेगा कितना है 2 पाई बाय टी, तो ए बाय रूट 2 और ये 2 पाई बाय टी, और टाइम पीरियड कितना रहेगा 16 सेकंड, ये आ गया 4, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 2 2 जा 4, 16 2 जा 32, 32 रूट 2 बाय पाई, कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ, कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ, नहीं आया, फिर से बोल रहा हूं बेटा, पहले पार्टिकल है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, 2 सेकंड बाद पार्टिकल कहां आ जाएगा, 16 सेकंड टाइम पीरियड है, कितना सेकंड टाइम पीरियड है, 16 सेकंड, 4 4 4 4 4 सेकंड में पाई बाय 2 घूमता है, 2 सेकंड्स में पाई बाय 4 घूमेगा, पाई बाय 4 घूमेगा, तो बेटा वेलोसिटी क्या हो जाएगी, किसी ओमेगा टी पे वेलोसिटी क्या थी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो ए ओमेगा कॉस पाई बाय 4, ए ओमेगा, नहीं आया क्या, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, a body of mass 2 kilogram is projected at 20 meter per second at an angle of 60 degree above the horizontal, power due to the gravitational force at its highest point, जब हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा, जब कहां पे आएगा, देखो ध्यान से, यहां पे आ गया हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी किधर को होती है, हॉरिजॉन्टल, फोर्स किधर को लग रहा है mg, वर्टिकल, तो एफ डॉट वी होती है पावर, पावर क्या होती है, एफ डॉट वी क्या होती है बेटा, एफ डॉट डीएस होता है छोटा सा वर्क डन जो डीटी टाइम में हुआ, तो 1 सेकंड में क्या होगा, एफ डॉट वी, तो एफ डॉट वी होती है पावर, जब वो आ गया मैक्सिमम हाइट पे, तो वेलोसिटी इधर को है, फोर्स इधर को है, पावर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो, क्या हो जाएगी, जीरो। इसके बाद कह रहे दो ब्लॉक्स है, एक 10 किलोग्राम का, एक 30 किलोग्राम का, आर प्लेस्ड अलोंग अ वर्टिकल लाइन, द फर्स्ट ब्लॉक इज रेस्ड थ्रू अ हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर, बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकंड मास बी मूव्ड सो दैट सेंटर ऑफ मास राइजेस बाय 1 सेंटीमीटर, तो ये तो कह रखा है पहला ब्लॉक जो है वो तो 7 से ऊपर गया, तो 10 इंटू 7 प्लस 30 इंटू वाई, 10 इंटू 7 प्लस 30 इंटू वाई अपॉन 40 टोटल मास,
और ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर अपवर्ड, और ये क्या दे रखा है 1 सेंटीमीटर अपवर्ड। तो खाली एक वाई तो निकालना है यार, ये कोई खास बड़ी बात हुई। तो 40 इंटू 140, 40 माइनस 70 माइनस 30, वाई आ गया -1। तो 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड। क्या आ गया आंसर? 1 सेंटीमीटर। बेटा m1s1 प्लस m2s2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट। पिछले पेपर से पहले सेंटर ऑफ मास रिवाइज कराया था ऊपर वाली कक्षा में। m1s1 प्लस m2s2 अपॉन m1 प्लस m2 का आंसर क्वेश्चन है भाई। अगला, a metal ball falls from a height of 32 meter on a steel plate. If the coefficient of restitution is 0.5, to what height will the ball rise after first bounce? क्या सिखा रखी मैंने ये बात? क्या? अच्छा, ई स्क्वायर एच। कमाल, इनके लिए क्लैपिंग करी जाएंगी। नहीं, बढ़िया बढ़िया, कोई टेंशन नहीं। तो परेशान क्यों गई? पॉटी थोड़ी ना निकल गई। अच्छा बस यार, तुम यार ये टैलेंट नहीं दिखाना अपना। अरे निमेश, तुमको तो मैं शरीफ समझ रहा था। संकल्प तू फिर से गाली दे रहा उसको। √2gh क्या हो गया बेटा? √2gh। तो बेटा √2gh आ गई क्या? वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट हिट्स द प्लेट या ग्राउंड। और अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है तो बाद में टकराने के बाद वेलोसिटी क्या देगी? e इंटू √2gh। क्या? तो e इंटू u स्क्वायर बाई 2g से मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? e स्क्वायर h। क्या आ जाएगी? e स्क्वायर h। अरे भाई कह दो समझ में आ गया यार। अगला क्वेश्चन, चलो बढ़ो आगे। कह रहे हैं h हाइट से ने एक बॉल को रोल किया और कह रहे हैं जब वो ग्राउंड पे आएगी तो लीनियर स्पीड बता दो। ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? mgh। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओए पगलेट आदमी, नहीं गलत नहीं किया है। आपको बताया है कि भैया जब ये चल रहा है, घूम रहा है, रोल करके जा रहा है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डायरेक्टली लिखो ना। हाफ 7/5 mr स्क्वायर 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 7/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर v स्क्वायर हो गया। तो √10gh/7 हाफ आईसी ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। डायरेक्टली हाफ आईपी ओमेगा स्क्वायर करो ना, रोलिंग कर रहा है। ये थोड़ी ना कह रखा है कि भैया रोलिंग नहीं हो रही तो हाफ आई, जब रोलिंग नहीं हो रही हो, रोलिंग विद स्लिपिंग हो रही तो हाफ आईसी ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। चारा नहीं बचा, जो आपके में होती नहीं एक्चुअली में। आपके में हमेशा रोलिंग होती है। अ सॉलिड सिलेंडर रोल्स डाउन इन इंक्लाइन प्लेन। अब देखो, अगर ना कभी कभी बच्चे कहते हैं भाई मेरे को समझ में नहीं आता सर ये हॉलो स्फीयर है सॉलिड स्फीयर है। मेरे को भी नहीं आता, अगर खाली स्फीयर लिख दोगे मेरे को कैसे पता भाई? अब लेकिन हॉलो देख के मेरे को समझ में आ जा रहा है, यहां पे कोई आंसर ही नहीं बनेगा। कर लो ना चेक। हॉलो स्फीयर के लिए क्या आ जाएगा? हाफ 5/3 mv स्क्वायर 5/6, तो 6/5 वाला रहा, वो हो ही नहीं रहा किसी में। हाँ भाई, a cylinder rolls down an inclined plane if mass is 2 kilogram and radius is 0.1 meter, if the height of the inclined plane is 4 meter, its rotational kinetic energy when it reaches the foot of the plane। टोटल कितनी हो जाएगी? mgh से जरा निकालो कितनी हो गई। mgh करो 2 इंटू जी 2 इंटू 10 20 20 इंटू 4 80, तो 80 तो हो गई टोटल। अब पूछिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसका कुछ फ्रैक्शन ही होगी, उसका कुछ फ्रैक्शन ही होगी। और सॉलिड सिलेंडर है तो बेटा रोटेशनल क्या होती है? हाफ आईसी ओमेगा स्क्वायर हाफ एम आर स्क्वायर बाई 2 हाफ आईसी ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया 1/4 एम वी स्क्वायर। और ट्रांसलेशनल क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको अगर x कह दूंगा तो ये क्या है? 2x 3x हो गई। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी उसका 1/3, 80 का 1/3 करना था, तो 80 का 1/3 क्या हो जाएगा? mgh 80 आ रहा है ना, तो 80 का 1/3। अरे ये समझ में आ रहा है? अगर ये हाफ है, ये x है तो ये 2x है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आईसी ओमेगा स्क्वायर। बेटा खुद से बोलना होगा, मैं पूछूंगा तो कहोगे नहीं ऐसे मजा नहीं आता। खुद से हाथ उठा के तो नहीं है, भाड़ में जाए जैसिका। नहीं, ये कहती कि मेरे को लगता है कि पता नहीं जैसिका क्या सोचेगी कि मेरे को समझ में नहीं है, तो मैं कह रहा हूं भाड़ में जैसिका। हाँ हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों,
भाइयों, कादिर, कादिर मेरे दोस्त, बेटा मैं ये समझाना चाह रहा हूं बेटा, जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है वो तो mgh हो गया, मास दे रखा है 2, जी 9.8 लेना तो ले लो, हाइट 4, ले लो मजा। क्या क्यों 10 लिखूंगा ना मैं तो यार, बड़ी दूर दूर के ऑप्शन है यार, ऑप्शन दूर दूर के। तो यहां से क्या आ गया mgh, ये कितना आ जाएगा बेटा बताओ जरा, 80/3। अब 80/3 किस में दिख रहा है, 78.4 में। अब वो 9.8 लेके मजा ले रहे होंगे तो उनका 78.4 बन रहा है, 9.8 लेके मजा ले रहे हैं ना, 0.2 कम हो गया 10 में से, तो 8 टाइम्स किया तो 0.2 इंटू 8 1.6 कम, इसीलिए तो 78.4 बन गया। अरे कोई तो कह दो आ गया बेटा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई। यार हेलो अमृत सिंह, आप भी बातचीत करो, मजा नहीं आएगा बेटा प्लीज, है ना। आरिस बेटा मैंने भगा देना मेरठ, हाफ आई सी ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर, ये क्या देगा 1/4 एम बी स्क्वायर। अरे कोई तो मदद कर दो ये भाई। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ट्रांसलेशन हाफ एम बी स्क्वायर। पूछिए रोटेशन, अगर ये एक्स है तो ये 2x हो गई ना यार, ये टोटल एनर्जी हो गई यार, ये एमजीएच है तो एक, मैं नहीं बता रहा यार, mgh/3 पूछा है। हॉरिजॉन्टल रेंज बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24। चलिए आइए फटाफट से मेरे को बताइए, अगर एक पत्थर को फेंक दिया हॉरिजॉन्टली तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता है, √2h/g। क्या ये बात याद है? क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या है, 0। s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो वाई डायरेक्शन में। अरे मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात तो सुन लो, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया वाई डायरेक्शन में, क्या मिल जाएगा, एस वाई क्या हो जाएगा h, यू वाई क्या हो गया 0, हाफ ए वाई क्या हो जाएगा g, टी स्क्वायर, तो t क्या हो जाएगा √2h/g। हाँ ना बोलो भाई, नहीं आया। तो किस क्वेश्चन पे आ गया यार, √2h/g, ये अपने को याद आ गया। अगर बेटा मैं आपको याद दिलाता हूं, ये कंटेनर है, इसमें कहां तक पानी भरा हुआ है, h हाइट तक, कहां तक भरा हुआ है, हमने कर दिया यहां से स्मॉल h पे छेद, तो बेटा किसी को याद है वेलोसिटी क्या आती थी, एग्जैक्ट √2gh/1 - a2/a1 स्क्वायर। लेकिन हमको क्वेश्चन में हमेशा यही दिया जाता है कि a2 जो है वो a1 से बहुत छोटा है, a2 जो है वो a1 से, हमेशा ये दिया जाता है, और नहीं दिया जाता तो मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर a2 a1 नहीं देंगे तो करेंगे क्या। यहां पे वैसे लिखा इफ अ स्मॉल ऑरिफिस, स्मॉल लिख दिया, वैसे क्या, तो √2gh/1 - a2/a1 स्क्वायर, √2gh/1 - a2/a1 स्क्वायर, √2gh/1 - a2/a1 स्क्वायर। अब बेटा होता क्या ना आतिफ मेरे दोस्त, अगर a2 a1 से बहुत कम है तो ये a2/a1 क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। समझ में आ गया आतिफ? अब बेटा मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं ना कि ये आ गया √2gh, ये हो गई वेलोसिटी, और बेटा ये h - h हो गया, तो यहां से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, टाइम क्या लगेगा, ट्वाइस ऑफ √h - h/g, √2h/g होता है, और h क्या हो जाएगा बेटा, ये h - h, तो यहां से क्या आ जाएगा, g कट जाएगा तो आ जाएगा 2 √h/h-h। अरे नहीं आया, ओए काके, शुभम, यार कह दो आ गया भाई यार। इसके बाद कह रहे हैं, अब बेटा ये आ गया 2 √h/h-h। अब बेटा देखो, अगर कोई कहेगा इसका ग्राफ बनाओ, रेंज वर्सेस एच का ग्राफ बनाओ, भाइयों मेरी बात तो सुन लो ध्यान से, रेंज वर्सेस एच का ग्राफ बनाना है, एच स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, क्या है, नेगेटिव, पैराबोला बनेगा किधर को खुलेगा, नीचे को, पैराबोला बनेगा किधर को खुलेगा, भाइयों समझ में आ गया, दीपक, पीयूष, आओ देखें, कश्यप,
बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं पैरा, अब मैक्सिमम कब आएगा? एच इक्वल टू जीरो पे भी जीरो, एच इक्वल टू कैपिटल एच पे भी जीरो। मैक्सिमम कहां आएगा? एच बाई टू पे। और मैक्सिमम रेंज आ क्या रही है? ये एच बाई टू, तो एच माइनस एच बाई टू भी एच बाई टू, एच बाई टू इंटू एच बाई टू का अंडर रूट, एच बाई टू टू कट जाएगा एच। तो मैक्सिमम रेंज आती है एच। कब आती है? जब मिड पॉइंट पे छेद किया जाए। तो बेटा अगर कोई मेरे से पूछेगा मैक्सिमम रेंज क्या है, कैपिटल एच कब आएगी? जब मिड पॉइंट पे छेदेंगे। अरे बोलो आया बेटा। ऑरिफिस जब बनाया जाएगा मिड पॉइंट पे तो रेंज आती है मैक्सिमम, और आती कितनी है? कैपिटल एच के बराबर। याद हो गई बात? समझ में आ गई बात? और क्या समझ में है? इससे शिक्षा क्या मिल रही है? क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या होता है? सिमेट्रिक। जितनी एच बाई टू से एक्स नीचे पे रेंज आएगी उतनी एच बाई टू से एक्स ऊपर पे। मतलब अगर आपने मिड पॉइंट से जितना ऊपर छेदा उतना ही नीचे, तो बेटा दोनों तरफ से रेंज क्या आएगी बेटा? बराबर। कह दो आ गया समझ में यार? स्मृति रानी आ गया? कुमारी भाई, एक्सिस प्रेशर इनसाइड वन सोप बबल इज 3 times दैट इनसाइड अ सेकंड सोप बबल। अरे भाई अगर एक सोप बबल है, एक्सिस प्रेशर 3 गुना कब होगा? जब रेडियस 1/3 होगा। जब रेडियस वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट बबल, रेडियस 1/3 है तो बेटा वॉल्यूम का रेशियो क्या? बेटा 1/27, 4/3 पाई आर क्यूब। अरे कोई तो कह दो आ गया बेटा। अगर पहले वाले का रेडियस अगर आर है और उसमें अगर एक्सिस प्रेशर क्या है 3 times, तो दूसरे का रेडियस क्या होगा? 3r। यार कह दो आ गया? नहीं आया? इसमें एक्सिस प्रेशर 1/3 है ना, 4t/r होता है एक्सिस प्रेशर। रेडियस 3 times होगा तभी एक्सिस प्रेशर 1/3 आएगा। हो गया? तो वॉल्यूम का रेशियो 4/3 पाई आर क्यूब का रेशियो हो जाएगा। At what temperature is the root mean square velocity of the hydrogen gas molecules equals to that of oxygen molecule at 47 डिग्री सेंटीग्रेड? ऑक्सीजन का मास हाइड्रोजन से कितने टाइम्स होता है? अरे कोई तो बोलो, कितने टाइम्स? 16 टाइम्स। तो अगर नीचे मॉलिक्यूलर मास 16 टाइम्स है और रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या सेम है अलग अलग है? सेम। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड अगर सेम करनी है तो बेटा जितने टाइम्स अगर मतलब मॉलिक्यूलर वेट है उतने टाइम्स टेम्परेचर कर दो। अरे कह दो आगे यार। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है 47 डिग्री सेंटीग्रेड में, 47 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो गया केल्विन में? 320। कितना हो गया? मास को नीचे वाले को 18 कर दिया, टेम्परेचर को भी 18 करो। 18 कितना हो जाएगा? 320/8 केल्विन। 320 बाय, गलत बोल रहा हूं क्या? 320/16, 20 केल्विन। नहीं आया? अरे बेटा मेरी बात तो सुनो। √3RT/m होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब यहां पे पहले तो ऑक्सीजन थी, यहां पर मॉलिक्यूलर वेट अब ऑक्सीजन के बदले हाइड्रोजन हो गया। मॉलिक्यूलर वेट का m/16, क्योंकि इसका होता है 2 और इसका होता है 32, मॉलिक्यूलर वेट 1/16 हो गया। तो ऊपर टेम्परेचर भी 1/16 नहीं चाहिए होगा? वही अगर अगर आपको वही रूट मीन स्क्वायर स्पीड चाहिए तो जिससे नीचे डिवाइड किया उससे ऊपर करो तभी तो कटेगा। और टेम्परेचर है कितना? 320। 320/16 कितना हो जाएगा? मुश्किल लग रही है क्या बात? 16 टू द 30 आ गया समझ में? तो यार थोड़ा सा यस सर नो सर मेरे को ना, मतलब मेरे को लग रहा है कि अकेले अकेले, इससे ज्यादा तो ऑनलाइन लेक्चर में मजा आ जाता था। ऐसे देख रहे हैं तुमने तो रोजा भी नहीं रखा है तब भी ऐसे देख रहे। हाँ ये देखिए, तो मेरे प्यारे सड़ियल टट्टूज, हाँ हिजबुल्ला, ये प्रतीक की आवाज है। वैसे रात का 10 बजे सर बोल दूं? हाँ ये देखिए, बिल्कुल तफरी मत कर, मारूंगा बड़ा मैंने और सारी पोल खोल देनी है। हाँ चलिए देखिए, कैलकुलेट रेडिएशन पावर फॉर अ स्फीयर हुज, बेटा पावर लॉस कितना था? E सिग्मा A T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4, E सिग्मा A T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4, E सिग्मा A T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। बोलो आ गया? द टेम्परेचर एट विच स्पीड, यार अब यार कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे? मैं करूं? मैं करूं? कितने लोग चाहते हैं मैं कैलकुलेट करूं? E सिग्मा A T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4 करूं? तो यार मुंह तो सही बनाओ फिर। अच्छा वो तो वैसे तो बोल ही नहीं सकता। यार देखो इसने तो फर्स्ट ही मार्क के रखा है। हाँ वैसे समझदार भी दिख रहा है।
लेकिन नहीं, समझदार तो शमीम है। कितने लोगों का फर्स्ट आया ऑप्शन, इनसे देख लेते ना। हाँ सही है, फर्स्ट ही है। हाय राम, अरे आप समझ रहे हो मैंने इतने कम बच्चों में मैंने हाँ कह दिया। ना पढ़ो तुम, छुट्टी कर ले, छुट्टी कर ले। करेगी छुट्टी हम? भाई रोने तो नहीं लग जाएगी? हाँ ये देखिए, कह रहे टेम्परेचर एट विच स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकम्स डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट 27। अबे स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। इधर देख, अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, अंडर रूट। यार बेटा देखो तफरी नहीं करनी है बेटा, देखो और आगे बैठ के तो बिल्कुल नहीं। अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। तो बेटा कहने का मतलब अगर मेरे को कह रहे हैं बताओ कि हमने क्या करना है, साउंड वेव की वेलोसिटी को डबल करना है, तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? 4 टाइम्स 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में कितना हो गया? 300। 4 गुना किया 1200, 273 पीछे जाओ, 927 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहे हैं सेवंथ हार्मोनिक है फिक्स्ड एट बोथ एंड। बेटा ये होता फंडामेंटल मोड। हेलो, फंडामेंटल मोड, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक में कितने नोड्स आ रहे हैं? 3, और एंटी नोड कितने आ रहे हैं? 2। सेकंड हार्मोनिक में 3 एंटी नोड, तो 3 नोड और 2 एंटी नोड। सेवंथ हार्मोनिक में क्या जाएगा? 7 एंटी नोड और 8 नोड। क्या दो आगे? मैंने आपको बताया था इसमें नोड और एंटी नोड बराबर होते हैं। जब फिक्स्ड एट वन एंड होती है नोड और एंटी नोड बराबर होते हैं। याद आ गई बात? 2 नोड 2 एंटी नोड, लेकिन इसमें एक नोड एक्स्ट्रा होता है। चलिए, तो एक ज्यादा वाला ऑप्शन 2 थे यार। हाँ चलो कोई बात। अब बेटा ये तो चेंज करा दिया था, पाई एक्स है। क्या है बेटा? पाई एक्स। बेटा अब लूप लेंथ क्या होती है? 2 नोड्स के बीच की दूरी क्या होती है? लैम्डा बाय 2, 2 पाई बाय के। के क्या हो गया? पाई। ये नीचे था वो आया नहीं तो इसलिए वही करा दिया। 2 आ गया, वेवलेंथ आ गई 2। तो बेटा लूप लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 नोड के बीच की दूरी 1। क्या हो जाएगी? 1। 0 कटवा दिए थे ना सर ने। नेक्स्ट, इसके बाद पूछ रहे एम्पलीट्यूड, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। वर्तुल बेटा बाद में बात कर लेंगे, देखो कर लो तो कर लो आप लोग, देखो इंपॉर्टेंट बात चली तो कर लो। हाँ बेटा यार प्लीज बातचीत नहीं करो ना ऐसे यार, बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है ना, आप समझे ना बात को यार। हाँ तो बेटा मैं ये कह रहा हूं कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। कॉस थीटा कहते हैं साइन 90 प्लस थीटा, तो फेज डिफरेंस क्या है बेटा? 90। तो एम्पलीट्यूड क्या जाएगा बेटा? हमको क्या करना था, दोनों के एम्पलीट्यूड को जोड़ना होता है, वेक्टोरियली जोड़ना होता है, और फेज डिफरेंस बीच में एंगल लेना होता है। फेज डिफरेंस बीच में, तो बेटा क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी, दैट इज ऑप्शन 4। If the distance between sun and earth is increased to 3 times, the attraction between the two will decrease by। अबे 3 टाइम्स कर दिया तो 1/9 हो गया, gm1m2 by r स्क्वायर। यार इधर देख लो भाई प्लीज यार, कह रहे डिस्टेंस को हमने 3 टाइम्स कर दिया, डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर दिया तो बेटा क्या हो जाएगा? फोर्स 1/9 टाइम्स हो जाएगा। अगर डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर दिया तो फोर्स 1/9 टाइम्स हो जाएगा। 1/9 टाइम्स का मतलब क्या हो गया बेटा? परसेंटेज में क्या कितना हो गया? अगर 100 होता तो 100/9 हो जाता, तो परसेंटेज डिक्रीज कितना आया? 100 में जो डिक्रीज होता परसेंटेज डिक्रीज, तो बेटा यहाँ पे कितना डिक्रीज आ रहा है परसेंटेज में? 9 1 जा 9 1 आया, 9 1 जा 9.1, तो 11.1 का डिक्रीज आया। तो बेटा हो कितना जाएगा? 11 का डिक्रीज आ गया 89%। ठीक है नेक्स्ट, फॉर अ बॉडी टू एस्केप फ्रॉम अर्थ द एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट विच इट शुड बी फायर्ड। क्या इस पे डिपेंड करता है कितने एंगल पे फायर किया है? बेटा देखो ये मैंने फेंका थीटा एंगल पे, ये मैंने कितने एंगल पे फेंका? थीटा एंगल पे। हाफ एम वी स्क्वायर ये दी मैंने क्या? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? माइनस जी एम ई एम बाई आर, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी में पोटेंशियल भी जीरो, काइनेटिक भी जीरो। वीई कितना आ गया? अंडर रूट 2 जी एम ई बाई आर, अंडर रूट 2 जी एम ई बाई आर, अंडर रूट 2। कौन सा ऑप्शन हो गया? तो एस्केप वेलोसिटी थीटा पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो बेटा ये फालतू बकवास है, एनी एंगल। नेक्स्ट, कह रहे हैं r/5 से ऊपर लेके बताओ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। यार यार माइनस जी एम ई एम बाई आर, ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ग्रेविटेशन के क्वेश्चन नंबर 33 34 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 32 तो ऐसी फालतू है, मतलब फालतू का मतलब ऐसे ही है, किसी में भी आ सकता है ना, ये खाली ग्रेविटेशन में ऐसा जरूरी नहीं।
फालतू कुछ नहीं है। हाँ ये देखिए, ये R/5 ऊपर लगेगा, कितना ऊपर लगेगा R/5। चलो इंक्रीज इन पोटेंशियल जी, -GMEM अपॉन R+R/5, 6R/5। और इनिशियल क्या थी, -GMEM/R। GMEM/R ये क्या हो गया ब्रैकेट में, 1 - 5/6 क्या हो जाएगा, अब इसको R से मल्टीप्लाई करो, R से डिवाइड करो। तू क्या कर रहे हैं, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया GME/R², क्या होता है स्मॉल जी, mgr/6। कितना इंक्रीज आया mgr/6। H की फॉर्म में आंसर देना है, चलो कर दे रहा हूं ना, mgr/6। H क्या है R/5, H क्या है R/5। चल भाई कर ले टाइम पास जो कराना है। R हो गया 5H, तो 5 mgr/6, 5 mgh/6। यार है तो ये गुड बॉय यार, तुम तो गुड बॉय हो यार, शर्म आ गई उसको। Escape velocity from the earth is 11 किलोमीटर पर सेकंड। The escape velocity from a planet having twice the radius and twice mean density। बता रखी ये बात। अगर रेडियस, अगर डेंसिटी वाली बात आएगी बेटा √2rg, अंडर रूट, और जी को क्या लिख देते हैं ρr/3 एप्सिलॉन। अगर उसमें सोचना था, अरे मैं जानता हूं यार एप्सिलॉन नहीं 4πg, अरे तेल लेने जाए, r²। रेडियस को क्या किया, रेडियस को क्या किया डबल, और मीन डेंसिटी क्या है, हाँ, तो R² का अंडर रूट R के प्रोपोर्शनल में आ रही है, 2 डबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी डबल, डबल मतलब 22 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट कह रहे मिसाइल इज लॉन्च्ड विद अ वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी, सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लेस देन एस्केप वेलोसिटी। अबे नेगेटिव होगा ठुल्लू, बेवकूफ एक नंबर का। -GMEM/R। बेटा अगर मैंने दी होती एस्केप वेलोसिटी ½ mve², तो जाता 0 + 0। अगर ये उससे कम कर दूंगा तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव का मतलब बाउंड वापस आएगा। पॉजिटिव होती, अगर ये होता पॉजिटिव, इसका मतलब इसको मैंने बड़ा बड़ा के एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा कर दिया, अब क्या होगा इंफिनिटी में जाके भी चल रहा होगा। तो ये कह देगा अगर पॉजिटिव है मैकेनिकल एनर्जी, इसका मतलब वो एस्केप करेगा और इंफिनिटी पे जाके भी रुकेगा नहीं, चल रहा होगा। वो मिनिमम वेलोसिटी नहीं है, एस्केप वेलोसिटी होती है मिनिमम वेलोसिटी, जिसपे वो जस्ट वहां पहुंच गया, मतलब इंफिनिटी पे जस्ट पहुंच गया, वहां जाके रुक गया, वहां जाके रुक गया। कह दो आगे। तो जो बेटा टोटल मैकेनिकल एनर्जी एस्केप की कंडीशन में क्या होती है 0, और वापस आ रहा है इसका मतलब नेगेटिव, और अगर नहीं आ रहा है और इंफिनिटी में जाके चल रहा है इसका मतलब पॉजिटिव। नेक्स्ट कह रहे 9.8 है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दी सरफेस ऑफ अर्थ, मालूम है। इसके बाद कह रहे 4.9 का होगा, हाफ करना है। अच्छा GM/R², GM/R√2², क्या करना पड़ेगा GM/R√2²। बेटा मेरी बात सुन लो ध्यान से, यहां पे GM/R², तो R√2 पे हो जाएगा हाफ, यहां पे G है, तो यहां पे अगर G/2 चाहिए तो R के बदले ये जो R है ना, यहां पर ये वैल्यू क्या चाहिए R√2, कितनी चाहिए वैल्यू, अरे बेटा कोई तो कह दो आ गया यार, तो GM/R², GM/R√2², अरे कोई तो बोलो आ गया। तो R√2 सेंटर से डिस्टेंस, तो सरफेस से कितना हो जाएगा R√2 - R, R√2 - 1, R√2 - 1। अरे भाइयों बोलो आ गया यार। बेटा R पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है R√2 पे उससे हाफ हो जाएगी, क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि बाहर क्या होता है GM/R², R√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2R², तो हाइट क्या हो जाएगी R√2 - R, R√2 - R, ये हो गई हाइट। तो R√2 - 1 दैट इज R इंटू 0.414, दैट इज 40% अप्रोक्सीमेटली R का। 6400 इंटू 0.414 कर लोगे यार, हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद बेटा क्या रहा है, स्टील वायर हैविंग रेडियस 2 mm कैरिंग अ लोड ऑफ 4 किलोग्राम हैंगिंग फ्रॉम अ सीलिंग
जी दे रखा है 3.15, व्हाट विल बी द टेंसाइल स्ट्रेस दैट वुड बी डेवलप्ड। अबे टेंशन पर यूनिट एरिया, टेंशन क्या हो गई mg, 4g, 4g और जी दे रखा है 3.15, ये हो गई टेंशन, टेंशन पर यूनिट एरिया पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है 4 इंटू 10 की पावर -6, 4 गया, 4 गया, पाई गया, पाई गया, 3.1 इंटू 10 की पावर 6, ऑप्शन क्या आ गया डी। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन का फिर कहोगे आंसर बताओ। बेटा पिछले वाले में 0.414 कर रहे हैं, 40% चाहिए। नहीं मैं बता रहा हूं ना कैसे, 40%, 50% क्या होता है 6400 का 3200, 3200 से भी 10% और नीचे आना, मतलब 640 और नीचे आना, 3200 से 600 और नीचे आ जाओ, 2600, 2.6 नेक्स्ट। मतलब चीजें ओरली हो जाती है अगर कोशिश करें। और जिसमें मैंने कहा कह रखा है ना 1/a, ये उनके भी सेक्शन बी के क्वेश्चन है। इस डैश करके लिखा है नियरेस्ट इंटीजर, ये सारे के सारे सेक्शन बी के उनके भी क्वेश्चन है। आप समझ पा रहे हैं ना, उनमें आते ना इंटीजर टाइप क्वेश्चन सेक्शन बी में, आखिरी पेज पे दिख रहे होंगे सारे, मैंने उससे ही फ्रेम किए थे सेक्शन बी के क्वेश्चन, बाकी कुछ उनके आगे वाले डाल दिए थे। चलिए आगे, ये एफ एक्स ग्राफ दिए बेटा, पूछ रहे वर्धनछी, एरिया निकालो 2 2 4 और फिर 2.5 इंटू 1, 4 प्लस 2.5 6.5, कितने लोग ऐसे, हाँ बताओ इंग्लिश में बोलना होगा। अच्छा ये डॉटेड वाला दिख नहीं रहा, ऊपर वाला डॉटेड था, ये बहुत डार्क कर दिया उन्होंने, उसमें दिख रहा था जो फाइल थी एक्चुअल यार, सॉरी। तो भी उससे ज्यादा है ही नहीं ना, हो गधेड़े, 6.5 से तो बड़ा ऑप्शन ही नहीं है। मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा यार, तुम जाओ। अरे भाई वैसे तो ग्राफ ये है ऐसे करके, ये 2 से आ रहा था और ये जा रहा था और यहां डॉटेड बनाना था और ये डॉटेड बनाना था और ये डॉटेड बनाना था ऐसे, तो ये 4 हो गया और ये 2.5 आ रहा है। पर अगर आप ये भी मान लो, अच्छा आप कह रहे खाली ये मान लो, सॉरी आपने यही माना था, आपने छोड़ दिया, वेरी गुड। हाँ चलिए ये देखिए, 4 पार्टिकल्स ए बी सी एंड डी विद मासेस m 2m 3m 4m। अच्छा ये मतलब गलती थी इसमें, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ना ऐसी गलती नहीं आएगी पेपर में, ऐसी गलती नहीं आती, ये हम लोग ऐसी गलती करते हैं एक्चुअली ना, जो हमारे ना वो जहाँ प्रिंट आउट निकलते हैं ना, उनको जहाँ लगता है ना कि अगर थोड़ा सा लाइट है, उनको ना कंप्यूटर का काम थोड़ा थोड़ा आता है पर फिजिक्स नहीं आती है। आप समझ गए ना मेरी बात, उसको डार्क कर देते हैं जहां पर लिख रखा है लाइट है। जैसे हम अगर क्वेश्चन उठाएंगे तो हमारे जो भैया हैं वो तो क्या करते हैं, नीले वाले क्वेश्चन को नीला डाल देते हैं, वो उधर उसको काला कर देते हैं, और जहां डॉटेड दिखा होगा हल्का दिख रहा है तो, पर कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ी बहुत गलतियां करेंगे, मालूम चलता रहेगा, अगली बार से उनको बताएंगे नहीं करना चेंज। हाँ ये देखिए, एम ए एम बी 2m है, MC 3m है और M4 4m है। अच्छा MA कहाँ पे है, ये ए वाला किधर जा रहा है, इधर, सब ए से चल रहे हैं, ये इधर को चल रहा है और ये 3m वाला है ये इधर को चल रहा है। अच्छा बताओ चलेगी किसकी, सेंटर ऑफ मास किधर को जाएगा, ज्यादा मास उधर जा रहा है, सेंटर ऑफ मास उधर को जाएगा, तो प्लस आई कैप में आंसर आएगा। ये 2m वाला है, ये 4m वाला है, चलेगी किसकी, 4m वाले की, तो माइनस जे कैप में आएगा। अब तो मिल गया आंसर, हजरे दे। चलिए ये देखिए 3ma, एक्स डायरेक्शन में निकालिए, 3ma माइनस ma क्या हो जाएगा 2ma अपॉन टोटल मास का m2m 3m 4m कितना 1 2 3 3 6 4 10 10m, a बाय 5 आई कैप, a बाय 5 आई कैप। अरे मैं ये कह रहा था वो कहां है, लोमी गई, a बाय 5 आई कैप और j कैप में क्या आएगा बेटा 2ma और ये 4ma, तो 4ma माइनस 2ma क्या हो जाएगा 2ma नीचे को, तो माइनस 2ma अपॉन 10m कर लोगे यार, माइनस a बाय 5 जे कैप। अगला कह रहे t इक्वल टू 8 सेकंड पे बताना है एक्सेलरेशन कितना है, सॉरी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, हमको बतानी है टेंशन कितनी, बात वही है, एक्सेलरेशन बताओगे तो ही टेंशन बताओगे। लिफ्ट है,
कह रहे लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, बड़ी अच्छी बात। टोटल मास ऑफ लिफ्ट प्लस पैसेंजर इज 1600। इतना ज्यादा, काफी ज्यादा लग रहा है, निष्ठा मत चढ़ती। अब बेटा कह रहे वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट इज शोन इन द फिगर, द टेंशन दी रोप एट इक्वल टू 8 सेकंड। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो, वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी घट रही है, एक्सेलरेशन कितना है, 1 सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज आता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। 6 से 10, 4 सेकंड हो गए, 4 सेकंड में 12 से घटी, तो 1 सेकंड में 3 से घटेगी। एक्सेलरेशन हो गया 3, एक्सेलरेशन कितना हो गया 3, और घट रही है, तो इसका मतलब mg बड़ा होगा t से, तभी तो घटेगी। अरे भाई जाओ, ऊपर को रही है और घट रही है, तो mg बड़ा होगा t से, तो mg माइनस टी बराबर ma, और a कितना है 3, a कितना है 3, तो यहां से t क्या आ जाएगा m इंटू 7, m इंटू 7, तो 7m कितना आ जाएगा 16 7 112, इतना आता है। और 16 का टेबल तो आता ही नहीं था। अगला 42 कह रहे हैं अ सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस हैज अ डायमीटर ऑफ 56 सेंटीमीटर, अ सर्कुलर पोर्शन ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड फ्रॉम वन एज एज शोन इन फिगर। अब बस होता क्या कि अगर देखो नीट का क्वेश्चन होता तो उन्होंने बिल्कुल आधा निकाला होता, अब ये मेंस वाला है, वो कहते नहीं थोड़ी कैलकुलेशन कराऊंगा। ऐसे कैसे, दिखने में तो ऐसा बनाऊंगा कैलकुलेट कर, भले कैलकुलेशन ना भी हो। इसका सेंटर ऑफ मास, अच्छा ये 21 सेंटीमीटर, इसको 3r कह दूं, और जो इसका रेडियस है बड़ी वाली का वो 4r है। अच्छा बेटा मेरी बात सुन लो, हेलो बेटा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, एक 21 दे रखा है, 28, 21 को 3r कह दिया, 28 को 4r कह दिया, तो टोटल एरिया था 4 पाई इंटू 4r स्क्वायर, 16 पाई r स्क्वायर, तो इसको 16 है कह देता हूं, और ये 9 है, ये 9 है, ये वाला एरिया हो गया 9 है जिसको उठा के फेंक दिया था, तो ये 9 है, और ये वाला क्या हो जाएगा 7 है। अबे टोटल 16 था ना, इतना सोच पा रहे हो क्या कह रहा हूं, पाई इंटू 4r स्क्वायर, 16 पाई r स्क्वायर, और ये क्या पाई इंटू 3r स्क्वायर, 9 पाई r स्क्वायर, 16 में से 9 गया 7, तो ये 7a, और ये बेटा क्या हो जाएगा शंपा 9a। अब बेटा मैंने जिसको फेंका था उसको उठा के लाके वापस रख दिया। अब पूछ रहे हैं कि बताओ सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे ही आएगा भाई, अब लेके आ गए तो 4r पे ही आएगा यहाँ पे, तो इसको ओरिजिन बना दो, और इसका सेंटर ऑफ मास का है तो r डिस्टेंस पे है, तो 9m, a का मास m, तो 9a का 9m, 9m इंटू आर प्लस 7a इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, तो a की 7m इंटू एक्स इक्वल टू 0 अपॉन टोटल मास करोगे क्या फर्क पड़ेगा, गलत कर रहा हूं शायद कुछ, या सही आ गया, कितना आ गया -9r/7, -9 और r7, तो -9 आ गया। नहीं आया समझ में, नहीं आया, हल्के हल्के बताता हूं, हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे थोड़ी ना होता है। बेटा देखो ये एक डिस्क है, ये क्या है, एक, इसमें से r/2 रेडियस की डिस्क निकाली है। बेटा याद करो, बेटा एक बार की बात थी, संदीप संदीप बेटा ऐसा है कि ना r रेडियस की डिस्क थी, हमने क्या किया उसमें से r/2 रेडियस की डिस्क निकाल दी और फेंक दी, और संदीप ने क्या किया वापस ला के रख दी। अब बेटा सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, ओरिजिन पे। संदीप पूरे का मास के पाई आर स्क्वायर, पूरे का एरिया, इसका एरिया के पाई आर स्क्वायर बाय 4, तो इसका मास अगर m है तो पूरे का 4m है, तो बचे हुए का क्या 3m। अब सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे, तो m इंटू r/2, ये इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, प्लस 3m इंटू एक्स, पता नहीं इसका कहां पे, 3m इंटू एक्स इसका पता नहीं कहां पे, x पे, अपॉन टोटल मास 4m इज इक्वल टू 0, क्योंकि आएगा तो ओरिजिन पे। तो x की वैल्यू क्या आ गई थी -r/6, ये क्वेश्चन प्रदीप सर ने क्लास में कराया हुआ था, याद आ गई बात, कितने लोगों को ये समझ में आ गया, कौशल को नहीं आया, स्वाभिमान आ गया बेटा, मयंक गधे आ गए, ये 4r है और इसका 3r है, इस वाले का रेडियस 3r है, ये जो चीज है ना बेटा यहां से लेके यहां तक ये 4r है। बेटा मेरी बात तो सुन लो, शायद समझा लूं मैं, इसका नाम क्या है यार, अनंत,
अब क्या होगा बेटा, पाई इंटू 4r², 16 पाई आर स्क्वायर का मास, 16 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया, इसका 9 पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 7 पाई आर स्क्वायर, तो इसका मास मैंने 7m कह दिया, तो इसका क्या हो जाएगा 9m। अब उसको लाके रख दिया, अब तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे आ जाएगा, इसी को ओरिजिन मान लिया, और ये r डिस्टेंस पे, क्योंकि 4r ये है और इसका ये 3r पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से 3r पे, यहां से तो r पे हो गया, तो 9m इंटू आर प्लस 7m इंटू एक्स अपॉन टोटल मास इक्वल टू 0 करोगे तो x क्या आ जा रहा है बेटा, -9r/7, और r किसको मैंने बोला था, 7 को। बेटा 28 और 21 था ना, तो ऐसे लिख दिया मैंने, चलेगा। तो ये 7 कट जा रहा है, -9, तो 9 सेंटीमीटर पेगा सेंटर ऑफ मास बचे हुए का। नेक्स्ट अगला, a thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis with an angular speed omega. Two particles having mass m each are now attached at diametrically opposite points. The angular speed of the ring will become, बेटा मेरी बात सुनो, अगर रिंग को घुमा रहे हैं, अगर रिंग को ओमेगा से और 2m मास को डायमेट्रिकली चिपका दिया, बेटा पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, mr स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम क्या था, mr स्क्वायर ओमेगा, साफ साफ लिख देता हूं mr स्क्वायर ओमेगा, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, और फाइनली क्या हो जाएगा mr स्क्वायर प्लस स्मॉल mr स्क्वायर प्लस स्मॉल mr स्क्वायर, तो कैपिटल M प्लस 2mr स्क्वायर, एम आर स्क्वायर ओमेगा ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, और बाद में क्या जाएगा m प्लस 2m, अब दोनों मास यहीं पे तो आ गए, इसका स्मॉल एम आर स्क्वायर, इसका 2mr स्क्वायर ओमेगा डैश, तो क्या आ जाएगा m ओमेगा अपॉन m प्लस 2m, हो गया। अगला कह रहे कांस्टेंट पावर डिलीवरिंग मशीन, जब भी रिवाइज कराया है, हर बार बताया है आप लोगों को, तो आज ही रिवाइज कराया, बाकी दूसरे बैच को। कितने लोग सही करके है 44th? हाय राम रे, ये क्वेश्चन का आंसर ना याद होने में पाप लगता है, बड़ी बार आया क्वेश्चन है भाइयों, कसम होगी अगली बार अगर सही नहीं करके आए। अंशिका नहीं करके आए, छोड़ दिए थे क्वेश्चन? अच्छा आप लोग तो रहती छुट्टी पे हो ना यार। जैस्मिन अब तो आप लगातार आ रहे हो ना, संजना आप अब आ रहे हो, थैंक यू। नेक्स्ट, अब बेटा देखो क्या है बेटा, कांस्टेंट पावर डिलीवरिंग मशीन है, और कह रहे हैं हमने एक बॉक्स को खींचा बेटा, हमने 1 सेकंड में वर्क क्या किया P, तो T टाइम में क्या करेंगे PT, वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो V क्या आ जाएगा, √2p/m T, T की पावर 1/2, T की पावर में क्या आ गया 1/2, V dt का इंटीग्रेशन, जो डिस्प्लेसमेंट आएगी T की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2/3 √2p/m T की पावर 3/2, क्या तो आ गया। अगला कह रहे हैं 1 डिग्री ऑफ, कह रहे हैं व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी अलोंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एन आइडियल गैस, अबे यार हाफ kBT। इंटरनल एनर्जी होती है F/2 nRT, सुन लो, इंटरनल एनर्जी क्या होती है F/2 nRT, हाँ ना बोलो यार, F/2 nRT, ये तो ये n मोल्स की है, तो इंटरनल एनर्जी पर मोल क्या हो जाएगी, F/2 RT। बेटा ये ना सारी चीजें पूछी जा चुकी हैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, ये आ गई इंटरनल एनर्जी पर मोल। अब इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, ये तो बेटा एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर 60, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na, तो एक मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी F/2 R/Na इंटू टी, और R/Na का नाम क्या था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb, तो F/2 kBT, F/2 kBT। और अगर कोई कहेगा पर, ये तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम की, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, हाफ kBT। उठ गए पिछा का, सो नहीं रहते तो उसको भी सोना ही कहते जब इधर नहीं देख रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है, मैं बताया जा रहा हूं, हाँ नीचे बैठी आराम से,
ये भाई वो टूथपिक यूज कर रही है भाई, वो 2 रुपए वाला जो यूज एंड थ्रो पेन है भाई, इसको टूथपिक कल गिफ्ट कर दी लाकर डिब्बी। भाई इंटरनल एनर्जी होती है F/2 एनआरटी। क्या होती है बेटा? F/2 एनआरटी। ये होती है विकास, बेटा समझ में आ रहा है विकास यादव? F/2 एनआरटी हो गई इंटरनल एनर्जी। ये क्या हो गई? इंटरनल एनर्जी। मैं वहां से एक को हटाता हूं कि वहां मत बैठो, फिर इधर शिफ्ट हो जाते बाकी लोग यार। पता नहीं कहां से दीपक यार, ये चंपक है क्या ये? हाँ ये देखिए सौरभ खटिक, बेटा F/2 एनआरटी ये क्या हो गई? इंटरनल एनर्जी एन मोल्स की। तो एक मोल की क्या हो जाएगी? F/2 RT। एक मोल की क्या हो जाएगी? F/2 RT। F/2 RT ये हो गई एक मोल की। ये कितने मोल की हो गई? एक मोल की। अब एक मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी? अपॉन Na, F/2 KT। R/Na कर देंगे। R/Na होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb। F/2 KBT। अब अगर पर मॉलिक्यूल निकालनी हो तो क्या जाएगी? हाफ KBT। अच्छा क्या ये इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल है या एवरेज इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल है? क्योंकि कोई तेज चलेगा कोई हल्के चलेगा, ये तो एवरेज है। ये क्या है बेटा? ठीक है। तो कोई कहेगा कि क्या किसी एक मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल हाफ केबीटी से ज्यादा हो सकती है? यस। हाफ केबीटी से कम हो सकती है? यस। हाफ केबीटी हो सकती है? यस। ये तो एवरेज है। ये तो द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r is t। द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट, द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 9r। अबे रेडियस को कर दिया 3 टाइम्स, ओ सॉरी 9 टाइम्स। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब कितनों को याद है? सबको याद है, इतने सारे बच्चों को याद है भाई। तो टी प्रपोर्श बेटा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब सबको मालूम है। तो टी प्रोपोर्शनल टू क्या देगा? आर की पावर 3/2। तेरे से सही क्यों नहीं लिखा जाता है? आर की पावर 3/2। अब यहां क्या आ रहा है बेटा? 9 स्क्वायर। रेडियस को क्या किया हमने? 9 टाइम, सॉरी 9 टाइम्स किए। 9 हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो 2 कट जाएगा तो 3 का क्यूब आ जाएगा। 27 टाइम्स आ जाएगा टाइम पीरियड। कितना आ जाएगा टाइम पीरियड? 27 टाइम्स। ये 47, 48, 49, 50 सारे इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। दिख गए? सेक्शन बी उनके में भी चॉइस आती है, लेकिन उनके में शायद 10 में से 5 थे ना, 10 में से 5। आपके में 15 में से 10 है, उनके में 10 में से 5। आइए देखिए। हाँ हेलो। अच्छा इस बात पे चर्चा। अच्छा ये तो पेपर देखे नहीं, एक्सपीरियंस है बता रही। हाँ 10 में से 5 होते हैं, उसमें ना 20 क्वेश्चन पूरे करने होते हैं, फिर बाद में सेक्शन बी में 10 होते हैं इंटीजर। चलिए आइए देखिए। टू सेपरेट वायर्स ए एंड बी आर स्ट्रेच्ड बाय 2 mm एंड 4 mm रिस्पेक्टिवली। इज्जत दे दी। तो कह रहे देन दे आर सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। एज्यूम दैट बोथ वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम है। रेडियस ऑफ वायर बी इज 4 टाइम दैट ऑफ वायर ए। लेंथ ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो। हाय चलो भाई आओ सुनता हूं क्या कह रहे हैं यार। टू सेपरेट वायर्स आर स्ट्रेच्ड बाय 2 mm एंड 4 mm। ठीक है भाई। तो पहली वायर टेंशन तो दोनों में 2 है, और एक का एरिया क्या है बेटा? ये ए और बी के हैं। लेंथ एरिया क्या है बेटा? एक का रेडियस कह रहे हैं। अच्छा एज्यूम दैट बोथ वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड रेडियस ऑफ वायर बी। दूसरी वाली का रेडियस जो है वो 4 टाइम्स। अच्छा पहली वाली का तो पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया, ये हो गया स्ट्रेस। और दूसरी वाली के लिए 2/4 पाई आर स्क्वायर। क्या तो आ गया? अबे रेडियस डबल है ना उसका, ये आ गया स्ट्रेस। यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। और पहले वाले में इलोंगेशन है 2 और उसकी लेंथ है a। दूसरे वाले में इलोंगेशन है 4 और उसकी लेंथ है b। बताना क्या है? b बाय a। देखो a बाय b कह रहे 1/x है, और x की वैल्यू पूछी है, मतलब b बाय a पूछा है। तो डिवाइड कर दो। b बाय a कितना आ जाएगा? 2b बाय a। इन दोनों डिवाइड 2b बाय, और ये कितना आ जाएगा? 2 2 तो कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर 4 ऊपर जाए 4। तो b बाय a क्या आ जाएगा? 2। b बाय a क्या आ जाएगा? 2। गलती कर रहा हूँ मैं कुछ? कोई तो बता दो क्या गलती हो गई यार। हाँ अबे
अबे r 4 टाइम्स है, यहां 16 आएगा, पागल कहीं के। तो यहां तो सही था 2, और यहां पर क्या आ जाएगा 16, यहां पर क्या आ जाएगा 16, तो 16/2 आंसर क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा आंसर 8। गलती कर दी दुश्मन। कह रहे आप कैसे, सॉरी हो गई यार, क्या गलती करी बता दो यार। अबे a/b कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1/x, और x बताना है तो मतलब b/a बताना है ना। कितने लोगों का 32 आए? हाँ मैं गलत बता रहा हूं। हाँ ठीक है ना, तो क्या हो गया इसमें क्या बड़ी बात है, कैलकुलेशन है, मैं कोई कैलकुलेटर थोड़ी ना हूं भाई। आइए देखिए, एक्चुअली ना हाँ ये देखिए, अब जल्दी जल्दी से खत्म करवाओ, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा यहीं पे क्लास। हाँ अच्छा मन लगाने दो यार भाई। Two separate wires A and B are stretched by 2 mm and 4 mm by, देखो, then they are subjected to a force of 2 न्यूटन, दोनों पे 2 न्यूटन फोर्स लगाया, और एरिया टेंशन पर यूनिट एरिया होती है स्ट्रेस, और कह रहे एक का रेडियस जो है दूसरे से क्या है 4 टाइम्स। एज्यूम दैट, बेटा वायर बी का रेडियस 4 टाइम्स है, तो मैंने यार ये तो सही लिखा है यहां पे, तो मैंने यहीं पे तो 16 लिखा है यार। स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या देगा 2/a, और इसका क्या देगा 4/b। अब मैंने डिवाइड किया, ओ डिवाइड करने पे आएगा b/2a, अकल की दुश्मन, और वहां आ रहा है 16, b/a कितना आ गया 32। तो इसका मतलब हमको शिक्षा क्या मिली, जब ऐसा अगर आप पेपर में फील करें तो पहले हल्के होके आए फिर सवाल करें, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। मैं कल इसको लाल पेन से अपनी एरर वाली कॉपी में लिख लूंगा। A particle performs simple harmonic motion with a time period of 2 seconds. The time taken by a particle to cover a displacement of half of its amplitude from mean position. मीन पोजीशन से a/2 चलने का टाइम, अबे यार टाइम टू गो फ्रॉम xi टू xf सिखा रखी है ऐसी बातें। π/6 घूमने का टाइम, 2π घूमने में t टाइम लगता है, पाई घूमने में t/2, π/6 में t/12, 2/12, 1/6। आंसर क्या आ गया दीपक, आ गया दीपक। हाँ अगला, a ball of mass 10 किलोग्राम मूविंग विद a velocity of 10√3। इसको तो क्वेश्चन को देख के आप लोगों के प्राण निकल गए होंगे, 10 लाइन का क्वेश्चन है। कितने लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो मतलब बड़ी, अच्छा अटेम्प्ट किसने किया, अरे 10 वैसे ही बन गए होंगे तो नहीं करने हैं। हाँ ये तुम ऐसे पीछे नहीं देखो निष्ठा, इधर मन लगाओ तुम पढ़ाई में। अच्छा अच्छा बस बस बस, अच्छा अच्छा, उजैर है क्या? एक्चुअली उजैर बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कटहल से बुरा है। आइए देखिए, अ बॉल ऑफ मास 10 किलोग्राम, अच्छा बस हो गया हो गया हो गया हो गया। A ball of mass 10 kilogram moving with a velocity of 10√3 along the x-axis hits another ball of mass 20 kilogram is at rest. अब कह रहे आफ्टर दी कोलिजन फर्स्ट बॉल कम्स टू रेस्ट, पहली वाली तो रुक गई, चलो ठीक है, दूसरी वाली चलने लग गई। कह रहे वन पीस और दोनों इक्वल पार्ट में टूट गए। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, कह रहे हैं 10, कह रहे हैं वन पीस स्टार्ट मूविंग अलोंग 10, अच्छा एक 10 से ऐसे चलने लग गया, दोनों बराबर बराबर पार्ट में टूटे। बेटा पहले ऐसे आ रहा था, अब 20, एक तो रुक गई और दूसरी वाली ऐसे फूटी, वो एम मास जो है वो 10 से जा रहा है और दूसरा एम मास ऐसे जा रहा है 30 डिग्री एंगल पे। तो बेटा ये तो पक्का ही है कि मोमेंटम तो वाई डायरेक्शन में पहले जीरो तो बाद में भी जीरो होगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 20। अबे ताकि तभी तो m इंटू 10 और 20 साइन 30 10, तभी तो मोमेंटम वाई डायरेक्शन में जीरो रहेगा। 20, इतना बड़ा क्वेश्चन
इतना सा। अगला बी पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है, अंडर रूट 2gh। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, h नीचे आया, वेलोसिटी क्या हो जाएगी अंडर रूट 2gh। ग्रेविटी ने वर्क किया mgh, ग्रेविटी, अरे सुन लो यार, ग्रेविटी ने वर्क किया mgh बराबर हाफ mv स्क्वायर, तो v क्या आ जाएगा अंडर रूट 2gh। v क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट 2gh कितना है 5 नीचे है, अंडर रूट 2g 20 25 100 100 का अंडर रूट 10। ऑप्शन बी हो गया। अंको ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से